तो इस वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर 8 का जो आपको क्वेश्चन है। चैप्टर 8 मौर्य साम्राज्य का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कि वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। देखिए वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उसको क्या बोलते हैं, उसको इंडिका बोलते हैं। देखिए वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। देखिए पाटलिपुत्र प्रशासन का जो वर्णन उपलब्ध है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो कहा गया उसको हम देखिए अर्थशास्त्र यहाँ पर होगा। अर्थशास्त्र में आपको पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन जो है वो उपलब्ध है। तो अर्थशास्त्र हो गया और यहाँ पे कहा गया इंडिका को कहा गया। अर्थशास्त्र भी है, इंडिका भी है, राजतंगनी भी, पुराण भी है। तो यहाँ पर जो होगा देखिए यहाँ पे जो कहा वह ग्रंथ जिसमें आपको पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो आपको किस में है, तो वो आपको इंडिका में है। इसमें जो कहा गया कि आपको वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वो आपको इंडिका में है। किस में है, तो वो आपको इंडिका में है। फिर देखिए अशोक को स्मरण किए जाने कारण अशोक को स्मरण किए जाने का कारण क्या, जनहित है। अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है जनहित। कलिंग विजय, बौद्ध धर्म का प्रचार या बौद्ध महासमय, जनहित में अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है आपको जनहित। धर्म महामात्र का कार्य था। धर्म महामात्र का जो कार्य था वो क्या था, वो था नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। देखिए धर्म महामात्र यहाँ पर क्या कि देखिए इसमें जो कहा गया धर्म महामात्र, देखिए धर्म महामात्र का कार्य था, धर्म महामात्र का कार्य था नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना, नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। फिर देखिए तृतीय बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ। तृतीय बौद्ध सम्मेलन आपको संपन्न हुआ था कहाँ पे, तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो संपन्न हुआ था वो कुंडल 1 में संपन्न हुआ था। तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो संपन्न हुआ तो कुंडल 1 में आपको संपन्न हुआ था। फिर देखिए भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनी ने प्रशंसा की है वो है, भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनी ने प्रशंसा की है वो आपको क्या है, तो वो आपको हो गया उच्च नैतिक स्तर। भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनी ने प्रशंसा की है वो आपका उच्च नैतिक स्तर की प्रशंसा की है। बिंदुसार पुत्र था, देखिए किसका, बिंदुसार पुत्र था, बिंदुसार आपको पुत्र था वो किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ग्रीक शासन सेल्यूकस को किसने पराजित किया, ग्रीक शासन सेल्यूकस को किसने पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक शासक सेल्यूकस को पराजित किया था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए आपको सेल्यूकस निकट जिसने सेल्यूकस निकट जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया था, किस स्थान का शासक था, तो किस स्थान का शासक था, तो वो आपको सीरिया और बेबीलोन का शासक था। देखिए सेल्यूकस निकट जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया था, किस स्थान का शासक था, तो सीरिया और बेबीलोन का शासक था। देखिए अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार, अर्थशास्त्र में आपको सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार आपको है। तो ये आपको देखिए जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, अर्थशास्त्र में आपको सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है। तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को हम अर्थशास्त्र में सीता भूमि कहते हैं। तो आपको देखिए अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार, जनजाति द्वारा जोती जाने वाली भूमि को हम लोग सीता भूमि कहते हैं। सीता भूमि कहते। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या कि अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया, अशोक के पश्चात आपको देवनाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया था, दशरथ ने किया था। फिर आपको आगे यहाँ कहता है क्या कि पुस्तक में उल्लेखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के नाम के अतिरिक्त अन्य नाम यह है। देखिए पुस्तक में उल्लेखित अर्थशास्त्र के लेखक को पुस्तक में उल्लेखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के नाम के अतिरिक्त अन्य नाम ये है, अन्य नाम क्या है, तो वो अन्य नाम जो है वो विष्णुगुप्त है, वो क्या आपको विष्णुगुप्त है। फिर आपको आगे देखिए मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ये जानकारी का स्रोत आपको रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है। फिर आपको आगे आपका आ गया अशोक का समकालीन मिस्र। देखिए अशोक का समकालीन मिस्र कराया था, अशोक का समकालीन मिस्र कराया था कौन था, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो था वो अशोक के समकालीन मिस्र का जो राजा था वो आपको टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस था। अशोक की नीतियों, फिर देखिए अशोक की नीतियों एवं इसके व्यक्तित्व, अशोक की नीतियों एवं इसके व्यक्तित्व की जानकारी, अशोक की नीतियों एवं इसके व्यक्तित्व की जानकारी का स्रोत क्या है, अशोक की नीति एवं इसके व्यक्तित्व की जानकारी का जो स्रोत है वो आपको क्या है, तो वो आपको शिलालेख और स्तंभलेख है। अशोक की नीतियों एवं इसके व्यक्तित्व की जानकारी जो स्रोत है वो आपको शिलालेख और स्तंभलेख है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अशोक की नीतियों एवं इसके व्यक्तित्व की जानकारी का जो स्रोत है वो शिलालेख और क्या है, तो शिलालेख और स्तंभलेख है। मेगा देखिए यहाँ पर क्या मेगास्थनी ने लिखी है, तो मेगास्थनी ने लिखी है क्या, मेगास्थनी ने लिखी है इंडिका, मेगास्थनी ने आपको इंडिका लिखी है। कौटिल्य का
अर्थशास्त्र है, कोटिर का जो अर्थशास्त्र वो क्या है, कोटिर का अर्थशास्त्र आपको शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। कोटिर का जो अर्थशास्त्र वो शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, मेगास्थनीज भारतीय सिद्धांत को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो 7 वर्गों में, 7 वर्गों में। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया, अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में, अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया, किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया है, तो वो विद्रोह का दमन जो आपको किया, वो विद्रोह का दमन जो आपको दिया तक्षशिला में किया है। अब हमें किसमें क्या है, तो तक्षशिला में आपको क्या है, किसमें क्या है, तो तक्षशिला में आपको दिया क्या है। तो मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो कितने वर्गों में आपको विभाजित किया, तो 7 वर्गों में उसने विभाजित किया है। कितने वर्गों, 7 वर्गों में उसने विभाजित किया है। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया, अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया, किस क्षेत्र में आपको विद्रोह का दमन किया था, वो आपको तक्षशिला में, तक्षशिला में विद्रोह का दमन किया था। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण करवाया था, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण करवाया था, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने कराया था। मौर्य काल का मानक सिक्का था, देखिए मौर्य काल का मानक सिक्का था क्या, मौर्य काल का मानक सिक्का था क्या, पन, मौर्य काल का मानक सिक्का जो था वो पन था। अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया। यहाँ देखिए क्या अकबर, अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ, देखिए अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया था, तो अकबर के द्वारा लाया गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि रूमिनदेई स्तंभ किसके शासनकाल का, रूमिनदेई स्तंभ जो रूमिनदेई स्तंभ जो है वो किसके शासनकाल का है, तो अशोक के शासनकाल का आपके यहाँ पे है। फिर देखिए धौली में क्या है, देखिए धौली में क्या है, धौली में एक शिलालेख है, धौली में क्या एक शिलालेख है। फिर देखिए मौर्य प्रशासन के संवाददाता को, मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहते हैं, मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहते हैं, तो उसको आपको मौर्य प्रशासन के संवाददाता को प्रतिवेदक कहते हैं, प्रतिवेदक आपको कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया कि मौर्य समाज पर क्या प्रतिवेदक कहते हैं, अग्रोनोमाई किस विभाग का अधिकारी था, अग्रोनोमाई किस विभाग का अधिकारी था, तो अग्रोनोमाई आपको युक्त, देखिए अग्रोनोमाई किस विभाग का अधिकारी था, तो ये आपको युक्त विभाग का अधिकारी था। अब देखिए अग्रोनोमाई किस विभाग का अधिकारी था, देखिए अग्रोनोमाई जो था वो किस विभाग का अधिकारी था, यहाँ पे जो आपको कहा गया युक्त सेना विभाग है, उद्योग विभाग है, वाणिज्य विभाग है, या आपको युक्त विभाग है, सिर्फ युक्त लिखा गया, जिसमें को चेक कीजिए इसमें कौन सा विभाग था। यहाँ अग्रोनोमाई युक्त अर्थात नागरिक विभाग का अधिकारी था, नागरिक मतलब लोक विभाग का अधिकारी था अग्रोनोमाई जो नागरिक या लोक विभाग का अधिकारी था, मतलब युक्त, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में युक्त कहते हैं, युक्त विभाग का अधिकारी था। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कि अग्रोनोमाई जो था किस विभाग का अधिकारी था, वह युक्त अर्थात नागरिक या लोक विभाग का अधिकारी था। कौन सा शासक आपको जैन संत भद्रबाहु का समकालीन, कौन सा शासक आपको जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था, भद्रबाहु के समकालीन थे, भद्रबाहु का समकालीन था, तो ये जो आपको था भद्रबाहु का जो आपको समकालीन था, ये आपको था कितना, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह भद्रबाहु के समकालीन था। यहाँ कौन सा शासक वो जैन संत भद्रबाहु के समकालीन था, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य आपको समकालीन था। भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी लिपि, देखिए भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख स्थित है, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख स्थित है, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख स्थित है पिपरवा में। तो भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख स्थित है कहाँ पे, पिपरवा में स्थित है। देखिए पिपरवा, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख स्थित है कहाँ, पिपरवा में आपको स्थित है। सुरवनगिरी किसकी राजधानी थी, सुरवनगिरी किसकी राजधानी थी, सुरवनगिरी किसकी राजधानी थी, सुरवनगिरी जो थी आपको वह दक्षिणापथ की राजधानी थी। सुरवनगिरी किसकी राजधानी थी, सुरवनगिरी किसकी राजधानी, दक्षिणापथ की राजधानी थी, सुरवनगिरी किसकी राजधानी थी, दक्षिणापथ की राजधानी थी। सर्वोत्कृष्ट, फिर आपको आगे आपका आ गया 29 में देखिए सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य, देखिए सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य है, सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य जो है वो स्तंभ है, देखिए सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य जो है वो स्तंभ है, देखिए वो क्या स्तंभ है, सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य जो है वो स्तंभ है, कि फिर आपके स्तंभ जो है सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य जो है वो स्तंभ है। फिर देखिए अंतिम मौर्य शासक था, अंतिम मौर्य शासक क्या था, अंतिम मौर्य शासक आपको विदर्भ था, विदर्भ जो था वो आपको अंतिम मौर्य शासक था। सांची स्तूप किसने बनाया, सांची
स्तूप किसने बनाया? तो सांची स्तूप आपको अशोक ने, सांची स्तूप आपको अशोक ने बनाया था। फिर आगे यहाँ पर सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? सारनाथ स्तंभ जो है किसका उदाहरण है? सारनाथ स्तंभ जो मौर्यकालीन कला का उदाहरण है। आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? तो मौर्यकालीन कला का। तो मौर्यकालीन कला का आपको उदाहरण है, मौर्यकालीन कला का आपको उदाहरण है। फिर मौर्य शासन के बारे में गलत है, मौर्य शासन के बारे में आपको गलत है। मौर्य शासन के बारे में जो गलत है वह शैव धर्मराज के, देखिए शैव धर्म, मौर्य शासन के बारे में जो गलत है वो शैव धर्मराज के धर्म बन गए पूजा से गलत है। तो मौर्य शासन के बारे में क्या सकते हैं? भारत का इजिप्ट था सीरिया के साथ, भारत का इजिप्ट था सीरिया के साथ संबंध, ये बात सही है। मौर्य शासन के बारे में दास प्रथा काफ़ी परिचित था मौर्य शासन में, ये भी सही है। और विदेशी सोना भारत में आया, विदेशी सोना भारत में आया, ये भी आपको मौर्य शासन में सही था। कालसी किसके लिए, देखिए कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके यहाँ पर कहा गया कालसी अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक के शिलालेख के कालसी आपको प्रसिद्ध है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया कि इसके बाद आगे कहा गया कि अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इससे हमें समाज की विस्तार जानकारी मिलती है। उसकी प्रशासक नीति, अशोक की प्रशासक नीति की जानकारी मिलती है। उसके धार्मिक विचार, मतलब अशोक के धार्मिक विचारों की जानकारी मिलती है, मतलब सभी जानकारी मिलती है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि रज्जुक कौन था? देखिए रज्जुक कौन था? रज्जुक जो था वो आपको कौन था? रज्जुक कौन था? रज्जुक जो आपको था वह रज्जुक जो था आपको मौर्य शासन का अधिकारी था। रज्जुक जो था वो क्या था? रज्जुक आपको मौर्य शासन के अधिकारी थे। रज्जुक आपको मौर्य शासन के अधिकारी को रज्जुक बोलते थे। इसके बाद आपको देखिए आप क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गलत कथन बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गलत कथन जो आपको उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया, उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया, ये आपको गलत कथन है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गलत कथन क्या है? उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया, ये गलत है। उसने देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सही कथन ये हुआ कि उसने यूनानियों को हराया, ये बात सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को हराया, ये बात सही। उसके राज्य काबुल, उसके राज्य में आपको काबुल शामिल था, ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में काबुल शामिल थी, ये सही है। और यहाँ पर एक खास बात जो आपको कहा गया क्या, अब यहाँ पर आगे कहा गया क्या कि मौर्य काल में देखिए मौर्य काल में दास प्रथा, देखिए मौर्य काल में आपको दास प्रथा परिचित थी। मौर्य काल में आपको दास प्रथा क्या थी? परिचित थी। मौर्य काल में आपको दास प्रथा परिचित थी। और उसके देखिए कारसापन किसके लिए प्रयोग किया जाता था? कारसापन किसके लिए प्रयोग किया जाता? कारसापन जो था वस्तुएं खरीदने के लिए, कारसापन जो था वस्तुएं खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता था। कारसापन आपको वस्तुएं खरीदने के प्रयोग किया जाता था। फिर आपको देखिए तीस किसका समकालीन था? तीस किसका समकालीन था? तीस जो था वो किसका समकालीन था? वो अशोक का। तीस किसका समकालीन था? तीस आपको अशोक का समकालीन था। मौर्य काल की कौन सी विशेषता थी? मौर्य काल की कौन सी विशेषता थी? तो मौर्य काल की कौन सी विशेषता थी? मौर्य काल की कौन सी विशेषता थी? देखिए 30 जो था किसका समकालीन, 30 किसके समकालीन था? तो आपको ये अशोक के थे। और मौर्य काल की कौन सी विशेषता थी? तो मौर्य काल की जो विशेषता थी वो आपको थी मुद्रा का प्रचलन। मौर्य काल की जो विशेषता थी वह था मुद्रा का प्रचलन था। किसका था? तो मुद्रा का प्रचलन था। फिर देखिए कौन सा शासक आपको जैन था? कौन सा शासक आपको जैन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन था। कौन सा शासक आपको जैन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो आपको जैन था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन था। कौन सा शासक आपको जैन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो आपको जैन था। फिर देखिए रूमिनदई किस घटना संबंधित? रूमिनदई जो है वो किस घटना संबंधित है? तो रूमिनदई जो है वो बुद्ध का जन्म। रूमिनदई किस घटना संबंधित? रूमिनदई आपको बुद्ध का जन्म से संबंधित है, बुद्ध के जन्म से संबंधित है रूमिनदई। फिर आगे कहा गया क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है कि अशोक ने नए पद का सृजन किया। अशोक ने नए पद का सृजन किया धम्म महामात्र में। अशोक ने नए पद का सृजन किया कहाँ पे? धम्म महामात्र में सृजन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था श्रवण बेलगोला में बिताया था। अशोक को किसने धर्म की दीक्षा दी? अशोक ने किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए। अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो ये आपको उपगुप्त ने। अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो आपको उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने क्या दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था। सात बाद में चाणक्य हटा के दूसरा बनाया गया था, मतलब चाणक्य जब मर गया था उसके बाद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य आपको था। फिर सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? तो सांची के स्तूप में आपको किसकी अस्थि है? तो आपको सारीपुत्र एवं मुद सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? सांची के स्तूप आपको किसकी अस्थि है? तो आपको सारीपुत्र एवं मोदगलायन की। सांची के स्तूप में आपको किसकी अस्थि है? सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? सारीपुत्र एवं मोदगलायन की अस्थि है। सांची का स्तूप आपको सारीपुत्र एवं मोदगलायन की आपको अस्थि है। फिर आपको आगे क्या अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ वो आपको हुआ कब? अशोक का हृदय परिवर्तन जो आपको कलिंग युद्ध से हुआ। अशोक का हृदय परिवर्तन आपको कलिंग युद्ध से हुआ। मौर्य शासन पर किस विदेशी ने लिखा? मौर्य शासन पर किस विदेशी ने लिखा? तो मौर्य शासन पर आपको किस विदेशी ने लिखा? मौर्य शासन पर आपको मेगास्थी नामक विदेशी ने लिखा था।
ठीक है। आगे देखिए मेगास्थनीज आगमन हुआ, मेगास्थनीज का जो आगमन हुआ वो आपको हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मेगास्थनीज का जो आगमन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपको हुआ था। तो मेगास्थनीज का जो आगमन हुआ था वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपको हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आपको मेगास्थनीज का आपको आगमन हुआ था। फिर आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए सबसे पहले भारत है, सबसे पहले आपको भारत मेगास्थनीज है, सबसे पहले आपको भारत क्यों आया था, तो मेगास्थनीज भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि की जानकारी कहाँ से, चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, वो आपको प्राप्त होती है यूनानी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि, चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि का जानकारी, चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, वो आपको यूनानी स्रोत से। तो चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि की देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, यूनानी स्रोत से, यूनानी स्रोत से आपको जानकारी प्राप्त होती है। फिर आपको यहाँ पर देखिए कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया, तो आपको जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। फिर आगे आपका आ गया मौर्य वंश का अंत, देखिए मौर्य वंश का अंत किसने किया, मौर्य वंश का जो अंत था वो मौर्य वंश का जो अंत था वो किसने किया, सातवाहन ने किया था। तो मौर्य वंश का जो अंत था वो किसने किया, मौर्य वंश का जो अंत था वो किसने किया था, देखिए आप यहाँ पर मौर्य वंश का जो अंत था वो किसने किया था, सातवाहन ने किया था। मौर्य वंश का जो अंत किसने किया था, सातवाहन ने आपको किया था। देखिए श्रीलंका में आपके मौर्य वंश का जो अंत था वो सातवाहन में आपको क्या था, मौर्य वंश का जो अंत था वो किसने किया था, सातवाहन ने आपको क्या था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने और महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, देखिए श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था, किससे बौद्ध ग्रंथों का आपको अध्ययन किया था, तो ये आपको अध्ययन किया था मोगलीपुत्ती से। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था, तो मोगलीपुत्ती ने, मोगलीपुत्ती ने। अब यहाँ देखिए क्या कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था, मोगलीपुत्तीस ने क्या था। अब आगे हम देखिए क्या कि सिंध, देखिए सिंध से पाटलिपुत्र, देखिए सिंध से पाटलिपुत्र जाने वाले मार्ग का उल्लेख क्या है, मेगास्थनीज ने क्या है। तो सिंध से पाटलिपुत्र जाने वाले मार्ग का उल्लेख क्या है, मेगास्थनीज ने क्या है। सिंध से पाटलिपुत्र जाने वाले मार्ग का उल्लेख क्या है, मेगास्थनीज ने क्या है। अब आगे हम देखिए क्या कि धर्म महामात्र कौन थे, धर्म महामात्र कौन थे, और देखिए धर्म महामात्र कौन थे, अधिकारी, धर्म महामात्र कौन थे और आपको अधिकारी, धर्म महामात्र कौन थे, अधिकारी थे। फिर यहाँ पर देखिए क्या कि धर्म महामात्र कौन, देखिए धर्म महामात्र जो थे एक अधिकारी थे। फिर देखिए आप आगे यहाँ पर कहा गया धर्म महामात्र जो थे वो आपको कौन थे, तो एक अधिकारी थे। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि अपने ऊपर, यहाँ देखिए आप ये जो आपको 59 से आपके यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपको 59 आपको हो जाएगा। अब देखिए आप अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था, किसने आपको दंड का प्रावधान किया था, तो आपको अशोक ने किया था। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था, तो अशोक ने आपको दंड का प्रावधान किया था 59। फिर आपको आगे देखिए 60 में क्या मेगास्थनीज की इंडिका निम्नलिखित उदाहरण में से इसका देखिए मेगास्थनीज की इंडिका निम्नलिखित के उदाहरणों में से इस समय उपलब्ध है, निम्नलिखित उदाहरणों में से इस समय उपलब्ध है। तो ये आपको उपलब्ध है क्या, डायोडोरस। मेगास्थनीज की इंडिका निम्नलिखित के उदाहरणों में इस समय उपलब्ध है, डायोडोरस के उदाहरणों में आपको उपलब्ध, डायोडोरस उदाहरणों में आपको मेगास्थनीज की इंडिका उपलब्ध है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया एक में फिर से आपको देखिए डायोडोरस आपको था। उसके बाद आपको देखिए किस में ऊपर एस्ट्रोबो, देखिए आप एस्ट्रोबो और एरियन, देखिए एस्ट्रोबो एरियन और डायोडोरस, एस्ट्रोबो एरियन और डायोडोरस, एस्ट्रोबो एरियन और एरियन, एस्ट्रोबो देखिए एस्ट्रोबो एरियन और डायोडोरस के उदाहरण में उपलब्ध है। तो मेगास्थनीज की इंडिका है वो आपको एस्ट्रोबो एरियन और डायोडोरस के उदाहरण उपलब्ध है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए यहाँ पर क्या पत्थर को चमकाने की कला, देखिए पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुँच चुकी थी, ऐसी पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुँच चुकी थी कि इसके आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है। तो ये बात कही जाती है मौर्य में। देखिए यहाँ किस में आपको, तो मौर्य में पत्थर को चमकाने के यहाँ पर क्या पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुँच चुकी थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है मौर्य की, कही जाती है किसकी, मौर्य की। पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच चुकी थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है मौर्य कही जाती है आपको, ये मौर्य कला में पत्थर चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच चुकी थी, इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है मौर्य के बारे में। अब किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था, तो आपको राजतरंगिणी से आपको पता चलता है। तो आपको कर्ण के जो राज थे उससे पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था। फिर देखिए श्रवण बेलगोला जो आपको स्थित है वो कर्नाटक में स्थित है। फिर देखिए
पोतवाह अध्यक्ष, देखिए पोतवाह अध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण, पोत देखिए आपको क्या है कि पोतवाह अध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था, तो आपको निरीक्षण करना था किसका, ये निरीक्षण आपको करना था मापतोल का, किसका, तो मापतोल का निरीक्षण करना था। किसके, पोतवाह अध्यक्ष का काम था मापतोल का निरीक्षण करना। किसके अनुसार मौर्य के शासनकाल में राजधानी पर राज्य का एकाधिकार था, किसके शासनकाल में आपको किसके शासनकाल में, अब ध्यान रखिए क्या, किसके शासन किसके अनुसार, देखिए किसके अनुसार मौर्य के शासनकाल में जहाँ जाने पर राज्य का एकाधिकार था, कौटिल्य के अनुसार। फिर देखिए अशोक ने किस अभिलेख में कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान है, अशोक ने किस अभिलेख में कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान है, प्रथम पृथक शिलालेख में, प्रथम पृथक शिलालेख में कहा था। देखिए क्या कि प्रथम पृथक, देखिए आपको क्या कि इसमें कहा कि प्रथम पृथक शिलालेख में आपको अशोक ने कहा था, अशोक ने किस शिलालेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, प्रथम पृथक शिलालेख में, प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र, देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था, सिक्के ढालने का जो कार्य था वो आपको था कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार आपको सिक्के ढालने का कार्य किसका था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का जो कार्य था वो आपको लक्षणाध्यक्ष था, वो आपको लक्षणाध्यक्ष था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था, लक्षणाध्यक्ष का था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन क्या है, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन क्या है, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन क्या है, तो ये आपको किसने किया है, तो आपको क्या है, अर्थशास्त्र। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किया है तो अर्थशास्त्र ने, अर्थशास्त्र में क्या है कि गुप्तचर व्यवस्था विस्तृत वर्णन। अभी आपको आगे यहाँ पर है क्या कि किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया, किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। फिर देखिए किस स्थान पर अशोक ने भूमि का घटाकर 1/8 भाग कर दिया था, तो लुम्नी में आपको घटाकर कहाँ पर, लुम्नी आपको कहाँ पर घटाकर, आपको देखिए लुम्नी में घटाकर, किस स्थान पर अशोक ने भूमि का घटा 1/8 कर दिया था, आपको लुम्नी में घटा 1/8 कर दिया था। फिर आपको कि अशोक का समकालीन, देखिए अशोक का समकालीन अंत्योग कहाँ कराया था, अशोक का समकालीन आपको अंत्योग कहाँ कराया था, अंत्योग आपको सीरिया कराया था। अशोक के जो समकालीन आपको अंत्योग था वो कहाँ कराया था, अशोक का समकालीन आपको अशोक का समकालीन अंत्योग कहाँ कराया था, तो सीरिया का वो कराया था। फिर आपको आगे आपका कौटिल्य ने, देखिए कौटिल्य ने किसको सेना में भर्ती होने की छूट दी, कौटिल्य ने किसको सेना में भर्ती होने की छूट दी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र को छूट दी। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए अपने अभिलेख के किस वर्ष अशोक ने कलिंग विजय किया, अपने अभिलेख के किस वर्ष अशोक ने कलिंग विजय की, तो अशोक ने कलिंग विजय जो की वो 8वें वर्ष में की, वो आपको 8वें वर्ष में की। फिर आप देखिए क्या चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था। वो सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक जो था वो पुष्यगुप्त था। वो क्या था, वो आपको पुष्यगुप्त था, वो आपको क्या था, पुष्यगुप्त आपको था। चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक आपको था पुष्यगुप्त था। फिर आगे कहा गया क्या कि विष्टि, आपको देखिए विष्टि का, आपको देखिए विष्टि का तात्पर्य क्या, विष्टि का जो तात्पर्य है वो आपको है क्या, जबरदस्ती और बिना भुगतान के कराए गए मजदूर। विष्टि का तात्पर्य क्या था, जबरदस्ती और बिना भुगतान कराए गए मजदूरी को बोलते विष्टि। निम्न से किसने भारत में रोम के सिक्कों के प्रभाव पर गहरा दुख व्यक्त किया, निम्न से किसने भारत में रोम के सिक्कों के प्रभाव पर गहरा दुख व्यक्त किया था, रोम के सिक्कों पर गहरा दुख जो व्यक्त किया था वो किसने किया था। देखिए यहाँ पर क्या निम्नलिखित में से किसने क्या, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने भारत में रोम के सिक्कों के प्रवाह देखिए प्रवाह यहाँ पर है। निम्नलिखित में से किसने भारत में रोम के सिक्कों के प्रवाह पर गहरा दुख व्यक्त किया था, तो ये आपको व्यक्त किया था प्लिनी ने क्या था। फिर निम्न से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी, निम्न से कौन सा अभिलेख है, निम्न से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी, तो अशोक के अभिलेखों में जो प्रयुक्त हुई थी वह ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक था, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, आगे देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था धर्मस्थ्य। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था धर्मस्थ्य कहा जाता था, धर्मस्थ्य कहा जाता था। देखिए किसने कहा था कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, और प्लूटार्क ने कहा था, प्लूटार्क ने आपको कहा था कि प्लूटार्क ने कहा था क्या कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख के सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। अब कि मौर्यकालीन पश्चिमी सीमा थी, मौर्यकालीन पश्चिमी सीमा क्या थी, मौर्यकालीन पश्चिमी सीमा जो थी यहाँ देखिए आपको कहा कि मौर्यकालीन पश्चिमी सीमा
हाँ, अब मौर्यकाल में पश्चिम से आपको अफगानिस्तान तक आपको थी। अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ उनके संबंधों का उल्लेख है? अशोक यहाँ पे आपको जो कहा है कि अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है? विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंधों का जो उल्लेख है वो किस में आपको है? तो आपको 13वां अभिलेख में आपको किस में आपको है? 13वां अभिलेख आपको अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है? तो आपको 13वां अभिलेख में से उल्लेख है। फिर आपको आगे कहा कि कोटिर के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित है। कोटिर के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है। कोटिर के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है? तो आपको दूत सम्मिलित नहीं है। कोटिर के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है, तो दूत आपको सम्मिलित नहीं है। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि राज रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता है, किसका कथन है? तो राज रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकती, कोटिर का कथन है। फिर देखिए अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय प्राप्त है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय प्राप्त है जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है। जेम्स प्रिंसेप को पता प्राप्त है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता है? कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उसको आपको क्या कहा है? तो उसको सारथवाह कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की। चंद्रगुप्त मौर्य के सेंड्रोकोटस के रूप में आपको पहचान विलियम जोन्स ने की। फिर कि मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण एवं नाविक गतिविधियों का वर्णन? मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण एवं नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो आपको ये वर्णन जो आपको है तो ये आपको वर्णन जो आपको इंडिका यहाँ पर क्या है? इंडिका आपके यहाँ पर है। तो मौर्य काल यहाँ देखिए क्या है कि मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण एवं नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिका आपका है। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। तृतीय बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष था वो क्या था? तृतीय बौद्ध संगति अध्यक्ष आपको मोगलीपुत्तिस था। तो मोगलीपुत्तिस जो था वो तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। फिर कि पाषाण गिरिकला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? पाषाण गिरिकला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? किस राजवंश के अंतर्गत आपको हुआ था? तो वो आपको हुआ था किसके अंतर्गत? मौर्य के अंतर्गत हुआ था। पाषाण गिरिकला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तो आपको हुआ था, ये आपको हुआ था मौर्य वंश के अंतर्गत आपको हुआ था। फिर कि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? मौर्य साम्राज्य के पतन का जो मुख्य कारण था वो आपको था अशोक उत्तराधिकारियों की निर्भरता, आपको इसकी मुख्य कारण था। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक उत्तराधिकारियों की निर्भरता था। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन से देश सम्मिलित था? अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आपको कौन से देश सम्मिलित? अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत जो आपको था कौन से देश आपको कौन सा देश सम्मिलित था? कौन सा देश आपको सम्मिलित है? कर्नाटक देश आपको सम्मिलित है। वहाँ पर देखिए इस वक्त आपको हो गया क्योंकि यहाँ पर भी राज है। अब आगे यहाँ पर कहा गया अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तक का उल्लेख? अशोक के किस लेख में आपको बौद्ध पुस्तक का उल्लेख आपको भ्राबु लेख में उल्लेख है। भ्राबु लेख अशोक के भ्राबु लेख में आपको बौद्ध पुस्तक उल्लेख है। अशोक का नाम मिलता है। देखिए अशोक का नाम मिलता है किस? अशोक का नाम मिलता है आपको मास के अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु आपको यही था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु हो रहा है यहाँ पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो आपको गुरु था वो आपको कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो आपको भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु आपको भद्रबाहु था। मौर्यों के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम सीमा, तो आपकी देखिए मौर्यों के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार था? तो बैक्ट्रियन का अधिकार था। मौर्यों के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार था? बैक्ट्रियन का अधिकार था। किसका अधिकार था? कोई बैक्ट्रियन का आपको अधिकार था। तो मौर्यों के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार था? बैक्ट्रियन का आपका अधिकार था। मौर्य शासन व्यवस्था के रूप दर्शक नामक अधिकार था। तो मौर्य शासन व्यवस्था देखिए मौर्य शासन व्यवस्था के यहाँ पर क्या कि मौर्य शासन व्यवस्था के रूप दर्शक नाम देखिए मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकार था। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकार था। सिक्कों का परीक्षक आपको था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख है? तो आपको उल्लेख किसमें है? तो ये आपको रुद्रदामन किसमें? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख उल्लेखित है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि मौर्य काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित से प्राप्त हुआ है। मौर्य काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नलिखित से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको प्राप्त हुआ है। तो ये आपको प्राप्त हुआ देखिए सोहगोरा का ताम्रपत्र से आपको प्राप्त सोहगोरा का ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। फिर देखिए देवमातृक आगे आपका देखिए देवमातृक शब्द का तात्पर्य देखिए देवमातृक शब्द का आशा है। देवमातृक शब्द का जो आशा
है वह वर्षायुक्त प्रदेश का है। देवमातृक शब्द का जो आशा है वो आपको वर्षायुक्त प्रदेश आप किसका आशा इसका मतलब है। देखिए अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नांकित स्थान नियुक्त थे। अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नांकित स्थानों में नियुक्त थे, तो वो आपको नियुक्त थे किस में, तो आपको तक्षशिला, देखिए तक्षशिला, तोसरी और उज्जैनी में। अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नांकित स्थानों में नियुक्त थे, तो आपको तक्षशिला, तोसरी, उज्जैनी, तक्षशिला, तोसरी, उज्जैनी में आपको नियुक्त थे। अब यहाँ देखिए क्या कि मूल स्तंभों के देखिए पत्थर, मूल स्तंभों के पत्थर कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। मूल स्तंभों के जो पत्थर थे कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, वो आपको चुनार से। मूल स्तंभों के जो पत्थर थे वो कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, तो मूल स्तंभों के जो पत्थर थे वो आपको कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, चुनार से। अब यहाँ देखिए चुनार से, मूल स्तंभों के पत्थर कहाँ से प्राप्त, चुनार से प्राप्त किए जाते थे। कोटिल द्वारा धर्म अस्थिर, कोटिल द्वारा आपको धर्म अस्थिर शब्द का तात्पर्य था। कोटिल द्वारा आपको धर्म अस्थिर शब्द का तात्पर्य क्या था, तो वो आपको कोटिल द्वारा धर्म अस्थिर शब्द का जो तात्पर्य था वो आपको न्यायालय था। वो क्या था, तो न्यायालय था। यद्यपि अशोक के अनेक पुत्र थे, यद्यपि अशोक के अनेक पुत्र थे, परंतु अभिलेखों में अशोक के एकमात्र पुत्र का उल्लेख है। उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको महेंद्र, उसका जो नाम आपको महेंद्र है, सॉरी उसका नाम आपको तीवर है। क्या उसका नाम तीवर है। देखिए यद्यपि आपको अशोक के अनेक पुत्र थे, परंतु अभिलेखों में अशोक के एकमात्र पुत्र का नाम उल्लेख है। उसका नाम आपको तीवर था। क्या था, आपको तीवर था। मौर्य दरबार में आपको राजदूत के रूप में देखिए आप महेंद्र या तीवर, अशोक के एकमात्र पुत्र का नाम क्या था। देखिए यहाँ पे जो आपको कहा गया उसको अगर फिर से देखिए अशोक के यद्यपि अशोक के पुत्र अनेक पुत्र थे, परंतु अभिलेखों में अशोक के एकमात्र पुत्र का उल्लेख है। उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको महेंद्र है। तो आप एक बार हमें जहाँ तक तो उसका नाम महेंद्र था, आप एक उसको देख लीजिएगा बाद में भी। अब यहाँ देखिए क्या कन्फर्म कर देखिए मौर्य दरबार में, देखिए मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में, मौर्य दरबार आपको राजदूत के रूप में, मौर्य दरबार में आपको राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया, मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया था, तो मेगास्थनीज के बाद आपको आया था, मेगास्थनीज के बाद आपको डायमेकस आया था। कौन आया था, डायमेकस आपको आया था। फिर देखिए निम्न प्राचीन स्रोतों में किसके साथ आपको श्रमण का युग बनता है। प्राचीन स्रोतों में आपको किसके साथ श्रमण का युग बनता है, तो श्रमण का जो युग बनता है वो आपको किसके साथ बनता है, तो ब्राह्मण के साथ आपको बनता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए आगे यहाँ पर आपको है क्या, निम्न में से कौन सा एक, देखिए निम्न में से कौन सा एक अर्थशास्त्र पट्टिका, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थशास्त्र पट्टिका है, तो भट्ट स्वामीकृत प्रतिपदा पंचिका। देखिए भट्ट स्वामीकृत प्रतिपदा 1 मिनट रुकिए, आपको इसमें जो आपको कहा गया भट्ट स्वामीकृत प्रतिपदा पंचिका, भट्ट स्वामीकृत प्रतिपदा पंचिका जो अर्थशास्त्र एक टीका है। फिर आपको निम्न में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख, निम्न में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख, निम्न में से कहाँ आपको चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है, तो ये आपको उल्लेख निम्न से कहाँ आपको चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है, मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस में आपको चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है। तो निम्नलिखित में से कहाँ आपको चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है, तो मुद्रा राक्षस में इसका आपको उल्लेख है। फिर देखिए वह मौर्य राजा जो देखिए वह मौर्य राजा जो आपको अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था, तो वो आपको जो था बिंदुसार, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था, तो बिंदुसार था। क्या था वो, बिंदुसार था। देखिए वो चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप, देखिए चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन क्या है, चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन क्या है, किसने, तो विशाखदत्त ने किया था। चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है किसने, तो विशाखदत्त ने आपको किया है। फिर क्या आपको विशाखदत्त ने आपको यहाँ पर किया। फिर देखिए खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति जो है वो आपको आरामायिक से, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति आपको आरामायिक से हुई, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति आपको किससे हुई, तो आरामायिक से हुई है। तो आगे यहाँ पर कहा गया देखिए क्या, तो फिर आपको आगे हम देखिए निम्नलिखित में से किस में मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है। देखिए निम्नलिखित में से किस में आपको मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है, दिव्य अवदान में, दिव्य अवदान में आपको मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है। फिर देखिए मेगास्थनीज का उसके बाद आपको कहा गया आगे आप कहा क्या कि मेगास्थनीज उसका भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए कही गई होगी क्योंकि भारत में दास प्रथा उस प्राकष्टाप नहीं थे जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। भारत में दास प्रथा उस प्राकष्टाप नहीं थी जैसा ग्रीस में उसने देखा होगा। अब देखिए यहाँ पर अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में, क्योंकि अशोक के अधिकांश लेख जो है वो प्राकृत भाषा में है। क्योंकि अधिकांश लोग समझ जाती थी, क्योंकि प्राकृत भाषा अधिकांश लोगों द्वारा समझ जाती थी। अब अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में, क्योंकि अधिकांश लोगों द्वारा प्राकृत भाषा समझ जाती थी। अब देखिए मेगास्थनीज आपको डायनोसिस या हेराक्लीज के रूप में वर्णित देवताओं की पहचान करता है। तो कोई पहचान आपको करता है क्या,
तो आपके यहाँ पर आपको है क्या कि आपको देखिए शिव और कृष्ण देखिए आप मेगास्थनीज एवं मेगास्थनीज द्वारा डायन देखिए मेगास्थनीज तो आपको डायनोसिस एवं हेराक्लीस के रूप में वर्णित देवताओं की पहचान क्रमशः किससे की गई आपको शिव एवं कृष्ण से आपको की गई है। शिव एवं कृष्ण से आपको की गई है। फिर देखिए आप क्या अशोक के अधिकांश देखिए अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में क्योंकि अधिकांश प्राकृत भाषा में समझते थे। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल के भौतिक संस्कृत आधार थे। निम्नलिखित में से कौन आपको मौर्य काल के भौतिक सांस्कृतिक आधार थे। भौतिक संस्कृत आधार क्या लोहे का अत्यधिक प्रयोग आपका भौतिक संस्कृत आधार था। फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या आहत सिक्के का प्रदर्शन आहत सिक्के का बाहुल ये भी आपको भौतिक आधार था। उसके बाद देखिए उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांडों की प्रचुरता उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांडों की प्रचुरता आप यहाँ पर देखिए ये आपको था क्या ये आपको था उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांडों की प्रचुरता इसकी वजह से भी आपको मौर्य काल के भौतिक संस्कृति आधार है। और आपको पक्की ईंटों का प्रयोग भी आपको मौर्य काल संस्कृति का ही प्रभाव है। तो आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या देखिए कि आपको सूची 1 सूची 2 मिलान कीजिए। आपको फिर उसमें देखिए दिए गए सूची को सही देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें आपको कहा गया सूची 1 सूची 2 में इसमें देखिए क्या कि ये आपको उत्तरापद जो है संबंध उसका संबंध उत्तरापद का संबंध को तक्षशिला से था। और उसके बाद देखिए अवंती ठट जो था अवंती ठट आपको जैसे अवंती मठ बोलते थे। ये अवंती ठट का संबंध जो आपको है वो आपको है किससे तो वो आपको उज्जैनी में वो आपको कहाँ पर उज्जैनी में आपको है उज्जैनी में आपको है उज्जैनी में आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि प्राची के संबंध आपको पाटलिपुत्र से प्राची का संबंध किससे तो पाटलिपुत्र से प्राची का संबंध है। फिर आपको कलिंग का संबंध आपको तोसी देखिए तो कलिंग का संबंध आपको तोसी से कलिंग का संबंध किससे तोसी से है। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा उसको देखिए यहाँ कहा कि भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिला है। तो ये साक्ष्य आपको मेरा मेगास्थनीज के विवरण से मिला है। तो देखिए भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिला है मेगास्थनीज के विवरण में मिला है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर से उत्तर चुनिए। इसमें आपको ये सूची 1 और सूची 2 आपको यहाँ पर है उसमें देखिए कि इसमें आपको यहाँ पर है कि ये आपको गुड पुरुष आपका है गुड पुरुष जो आपको यहाँ पे है उसका समय आपको गुप्तचर या गुड पुरुष जो था वो गुप्त दूर या गुप्तचर से संबंधित था। गुप्त दूर मतलब जो आपको गुप्तचर आपको दूर संबंध बात देश के बाहर इलाका संबंध देश के बाहर से संबंध रहता था देश के बाहर सूचना रहता था उसको गुड पुरुष देखिए गुड पुरुषा को गुप्त दूर कहते हैं गुड पुरुषा गुप्त दूर कहते हैं। फिर आपको देखिए संध्या का संबंध किससे है तो संध्या का संबंध आपको यहाँ पर हो गया स्त्री गुप्तचर से। तो संध्या का जो संबंध हो गया वो किससे हो गया संध्या का संबंध आपको स्त्री गुप्तचर से हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर संचरा का संबंध आपको भ्रमणश्री गुप्तचर से हो गया। तो संचरा का संबंध आपको भ्रमणश्री गुप्तचर से हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर रूपा जीवा तो रूपा जीवा का संबंध जो आपको हो गया रूपा जीवा का जो संबंध हो गया वो गणिकाएँ से हो गया। रूपा जीवा का जो संबंध हो गया वो आपको गणिकाएँ से तो रूपा जीवा जो था वो गणिकाएँ से संबंधित आपको हो गया। उसके बाद आपको संचरा का संबंध भ्रमणश्री गुप्तचर से हो गया। उसके बाद आपके यहाँ पर संध्या का संबंध स्त्री गुप्तचर से हो गया। और गुड पुरुष का जो संबंध था और यहाँ पर गुड पुरुष का जो आपको संबंध था देखिए यहाँ पर क्या कि गुड पुरुष का जो आपको संबंध था वो किससे था गुड पुरुष का जो आपको संबंध था तो यहाँ पर आपको देखिए गुरु पुरुष का जो संबंध हो गया आपको स्त्री गुप्त वो आपको क्या किससे हो गया तो आपको क्या गुप्त दूर से हो गया मतलब जो दूर की सूचना रहता देश के बाहर की सूचना रहता था। फिर आपको आगे देखिए कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कार्यक्रम क्या भारत में निम्नलिखित के आने का सही कार्यक्रम क्या है। तो सही कार्यक्रम आपको यहाँ पर क्या उसको देखिए भारत में आने के निम्नलिखित में सही कार्यक्रम क्या है आने का सही कार्यक्रम क्या है। इसमें जो कहा गया आपको 4 3 2 1 यानी कि आपको यहाँ देखिए क्या कि नगर संस्कृति पहले आपको आई उसके बाद आपके यहाँ पर क्या लोहे के हल आए फिर आपको यहाँ पे चांदी के आहत सिक्के आए फिर आपको सोने के सिक्के आए मतलब नगर संस्कृति आई फिर आपको लोहे के हल आए फिर आपको चांदी के आहत सिक्के आए फिर आपको सोने के सिक्के आए। उसके आपको आगे यहाँ पर आपको हुआ क्या देखिए यहाँ आगे वाले निम्नलिखित देखिए निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक निम्नलिखित प्राचीन यहाँ जो कहा गया
निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। प्राचीनतम शाही आदेश है तो ये आपको है क्या है, तो सोगोरा ताम्रपत्र में, सोगरा ताम्रपत्र आपको है। तो निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो आपको सोगोरा ताम्रपत्र है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि कलिंग राज भारत में कहाँ स्थित है। कलिंग राज भारत में कहाँ स्थित है, तो कलिंग राज भारत आपको उड़ीसा में स्थित है। ये देखिए सिकंदर के यहाँ देखिए क्या है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक पर शासन था। सिकंदर यहाँ पर क्या इसमें जो कहा गया, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो किस एक का शासन था, वो आपको शासन था किसका, नंद का शासन था। किसका शासन था, तो आपको नंद का शासन था। तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, तो ये आपको शासन जो था, तो ये शासन आपको नंद का था। निम्नलिखित व्यक्ति देखिए, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए और उनके आगमन का सही कालानुक्रम किया। उनके आगमन का सही कालानुक्रम जो आपको है, वो आपको है मेगास्थनीज पहले आए, फिर उसके बाद आपको फायान आए, फिर आपको हुएनसांग आए, फिर आपको इत्सिंग आए। तो मेगास्थनीज हो गया, फायान हो गया, हुएनसांग हो गया और उसका इत्सिंग हो गया। तब देखिए यहाँ पर क्या, तो हम कह सकते हैं पहले आपको मेगास्थनीज आया, फिर आपको फायान आया, फिर आपको हुएनसांग आया, फिर आपको इत्सिंग आया। अब तो उसके आने के इसमें आपको याद रहेगा, तो आप इसे समझा सकते हैं। अब देखिए प्राचीन भारत में, देखिए प्राचीन भारत निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो ये आपको लिखी जाती थी, तो ये आपको जो लिखी जाती थी, ये आपको जो लिखी जाती थी वो खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो थी प्राचीन भारत की, जो खरोष्ठी लिपि थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए निम्नलिखित में से किस फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में आपको अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है वो मास्की से मिलता है। किससे आपको मिलता है, तो मास्की से आपको मिलता है। किससे आपको मिलता है, मास्की से मिलता है। निम्नलिखित वक्तव्यों में देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो निम्नलिखित स्तंभ यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो आपका ये स्थापत्य रचना के भाग है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, तो ये स्थापत्य रचना के भाग ये गलत है। मतलब इन पर बढ़िया अशोक का स्तंभ पर बढ़िया पढ़ सकता, ये सही है। अशोक का जो स्तंभ था, वो स्तंभ जो था वह स्तंभों का शेप सुंडाकार था। स्तंभों का जो शेप था वो सुंडाकार था, ये भी सही है। और ये अखंड है, ये भी सही है। फिर आगे देखिए, जेम्स प्रिंसेप द्वारा यहाँ पर जो कहा गया, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकालने के सूत्र द्विभाषीय प्रलेखों से मिले हैं। जो आपको संबंध किससे, ब्राह्मी तथा अरमाई से, जो कि आपको संबंध ब्राह्मी तथा अरमाई संबंधित है। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि एक कोटि अर्थशास्त्र ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है किस प्रकार की, जो शिक्षा देती है एक राज्य को प्राप्त अथवा उसका निर्माण करना चाहिए। एक राज्य को प्राप्त अथवा उसका निर्माण करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। एक राज्य को प्राप्त अथवा उसका निर्माण करना चाहिए अथवा सहेजना चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया, श्रवण बेरगोल आपको संबंधित है जैन मत से। श्रवण बेरगोल संबंधित है, जैन मत संबंधित है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वो है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, तो वो आपको क्या, वो आपको प्रियदर्शी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह प्रियदर्शी है। फिर पश्चिम एशिया आपके आगे यहाँ पर कहा गया, पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं जो है वो आपको नासिक, एलोरा और अजंता में है। नासिक, एलोरा और अजंता में आपको है। फिर देखिए, चाणक्य का अन्य नाम था, चाणक्य का जो अन्य नाम क्या था, चाणक्य का अन्य नाम आपको विष्णुगुप्त भी था। चाणक्य का अन्य नाम जो था वो आपको विष्णुगुप्त भी था। फिर आगे यहाँ पर है कि देखिए, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, 13वें शिलालेख में मिलता है।
निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदो और मौर्य का उल्लेख किया है? किस तमिल कवि ने आपको नंदो और मौर्य का उल्लेख किया है? तो मामलू राय ने। तो आपको किस तमिल कवि ने कहा था? आपको मामलू, देखिए मामूल नार ने क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पत्नी, चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पत्नी थी। इसकी इस सूचना कहाँ से मिलती है? इसकी सूचना आपको कहाँ से मिलती है? इसमें से कोई नहीं। रेत विस्तार में नहीं है, मुद्रा राक्षस में भी नहीं, और मेगास्थनीज इंडिका में भी नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पत्नी थी, सूचना कहाँ से मिलती है? इसमें दिए गए विकल्प में से किसी में से नहीं मिलती है। आगे हम निम्नलिखित शासकों को विचार कीजिए, निम्नलिखित शासकों को विचार कीजिए, इनमें कौन से सुदर्शन झील से संबंध, इनमें से कौन से आपको सुदर्शन झील से आपको संबंध है? तो सुदर्शन झील से जो आपको संबंध है वो आपको संबंध है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गया और रुद्रदामन। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन का संबंध आपको सुदर्शन झील से है। फिर एक अशोक निम्न में से किस अभिलेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है रूमनी का स्तंभ अभिलेख में, रूमनी का स्तंभ अभिलेख में। तो रूमनी का स्तंभ अभिलेख में ही अशोक के लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या? देखिए राजतरंग निम्न से किसके इतिहास का प्रमुख स्रोत है? राजतरंग निम्नलिखित से किसके इतिहास का प्रमुख स्रोत है? वह कश्मीर। राजतरंगी जो है वह किसके इतिहास का प्रमुख स्रोत है? वह कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया कि मौर्य काल में कंटक शोधन था। मौर्य काल में आपको कंटक शोधन को था फौजदारी, मौर्य काल में कंटक शोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया यूनानी और अरबी। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या? देखिए यूनानी और अरमी या अरमाइक भाषा में खुदा अशोक एक द्विभाषी बालूंगा उत्कीर्ण लेख मिलता है। यूनानी और अरबी या अरमाइक भाषा में खुदा अशोक एक द्विभाषी बालूंगा उत्कीर्ण लेख मिलता है कंदहार में। कहाँ मिलता है आपको? कंदहार में आपको मिलता है। अशोक का द्वादश शिलालेख का क्या अर्थ? देखिए एक बार फिर से देखिए पीछे क्वेश्चन को कि यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा अशोक एक द्विभाषी बालूंगा उत्कीर्ण लेख मिलता है कंदहार में मिलता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का आदर्श प्रस्तुत करता है। अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध, अर्थशास्त्र के अनुसार आपको सीता अध्यक्ष का संबंध था। तो सीता अध्यक्ष का जो संबंध था वो आपको किससे था? तो धार्मिक उदारता से आपको था, धार्मिक उदारता का था। तो अशोक का देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें देखिए अशोक का इसमें फिर से देखिए अशोक का द्वादश शिलालेख का क्या आदर्श अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का आदर्श प्रस्तुत करता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि अर्थशास्त्र के अनुसार आपको सीता अध्यक्ष का संबंध, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध था। तो अर्थशास्त्र के अनुसार आपको सीता अध्यक्ष का जो संबंध था वो आपको किससे था? तो आपको यहाँ पर आपको है आपको कृषि से था। कृषि सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था? तो कृषि से आपको था। तो अर्थशास्त्र में सीता अध्यक्ष का जो संबंध है कृषि से था। निम्नलिखित में से आपके यहाँ पर क्या? निम्नलिखित में से कौन जिला एवं ग्राम के मध्य कर निम्नलिखित में से कौन जिला एवं ग्राम के मध्य कर संग्रह का उत्तरदायी था? जिला एवं ग्राम के मध्य कर संग्रह का उत्तरदायी था वो आपको स्थानिक था। निम्न में से कौन सा एक लक्षण यवन लेखकों के अनुसार मौर्य राज तत्व का लक्षण नहीं था? मौर्य राज तत्व का लक्षण नहीं था तो ये आपको लक्षण नहीं था। क्या? राजा का भोजन अनेक व्यक्तियों द्वारा परखा जाता था, ये आपको लक्षण सही मतलब ये तो कथन सत्य नहीं है। ये एक देखिए यहाँ पर निम्नलिखित कौन सा एक लक्षण यवन लेखकों के अनुसार मौर्य राज तत्व का लक्षण नहीं था? तो राजा का भोजन अनेक व्यक्तियों द्वारा सिखाया जाता है, ये आपको नहीं है। अब राजा सदैव सशस्त्र व्यक्तियों से घिरा जाता था जो अंगरक्षक थे, ये बात सही है। राजाओं का प्रिय व्यसन आखिर था, ये भी सही है। राजा को मुदित करने के पशु युद्धों का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन राजा का भोजन अनेक व्यक्तियों का परखा जाता है, ये सही नहीं है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया निर्देश, आपको यहाँ देखिए इसमें जो आपको कहा गया इसमें देखिए क्या आगामी 6 प्रश्नों में 2 वक्तव्य ए तथा कथन आर दिए गए। निम्नलिखित कूट की सहायता से इन प्रश्नों उत्तर दीजिए। देखिए ए और आप देखिए यहाँ पे जो प्रश्न जो आपके यहाँ पर दिया गया है कि अशोक ने यहाँ कथन एक आता है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य समाज में जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य समाज में जोड़ लिया था। कारण आर कहता है कलिंग, देखिए कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे कर दे मतलब यहाँ पे आपको ए और आर में क्या
तो यहाँ पे ए नंबर देखिए मतलब ए और दोनों सही था, ए की सही व्याख्या आर है। तो यहाँ था देखिए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, तो ये सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थल एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। फिर कहते हैं यहाँ पर क्या 146 में क्या कि कथन एक कहता अशोक ने राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता और अधिक महत्वपूर्ण थी। अशोक ने राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण आ यहाँ पे उससे देखिए उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि विचारों के प्रसार किया। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि विचारों का प्रसार किया। ये आपको होता मतलब ए और आर दोनों सही था। ए की सही व्याख्या आपको आर है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया हाँ कि अशोक का अभिलेख उसके समाज में हर और अवस्थित पाए गए, परंतु इस सम्राट का कोई अभिलेख देश के उत्तर पूर्वी भाग में नहीं मिला। कारण देखिए आर ऐसा इसलिए क्योंकि देश का यह भाग उसके समाज का अंग नहीं था। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया ये भी आपको यहाँ पर ए और दोनों सही था। ए की सही व्याख्या आर है। फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या कि आपको आगे यहाँ पर है कि कथन ए देखिए यहाँ पर कि अपने धर्म निर्देशों को आम जनता तक प्रचारित करने की इच्छा से अशोक ने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाने राजाज्ञों में प्राकृत के साथ साथ यवंत अरमाई का भी प्रयोग किया। यवंत अरमाई भाषी लोग उत्तर पश्चिम की आबादी एक भाग थे। तो ये भी आपके यहाँ पर सही है। ए और दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। फिर देखिए आपको कोटि का कथन एक आता है कोटि के अर्थशास्त्र में भूमि के 10 प्रकार उल्लेखित हैं। आर यहाँ पर का रीजन आपको कोटि भूमि की कर व्यवस्था निर्धारित करना चाहता था। कोटि भूमि कर व्यवस्था निर्धारित करना चाहता था। तो यहाँ पर देखिए क्या इसमें जो आपको कहा गया इसमें आपको देखिए डी देखिए ये गलत है किंतु आर से मतलब कोटिल ने अर्थशास्त्र में भूमि के 10 प्रकार कोटिल ने अर्थशास्त्र में भूमि के 10 प्रकार उल्लेखित किए हैं। तो ये पूरी तरह से आपको गलत है। ये आपको पूरी तरह से क्या है गलत है। लेकिन कोटिल भूमि की कर व्यवस्था निर्धारित करना चाहते ये सही है। मतलब ये गलत है और आर सही है। अब देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध विद्रोह भड़का। चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध चंद्रगुप्त ने आपको यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध विद्रोह भड़का। ये ए है। अब आर देखिए यहाँ पर क्या चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था। इसमें आपको यहाँ पर जो कहा गया मतलब ए और आर दोनों सही किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। तो मतलब चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध विद्रोह भड़का ये भी सही है। लेकिन आपको चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था ये भी सही लेकिन तो एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता। मतलब आर यहाँ पर एक व्याख्या नहीं करता। मतलब चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था ये जो वाक है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध विद्रोह भड़काया था इसकी व्याख्या नहीं करता। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए यहाँ पर शाही उपाधि केसर किससे अद्भुत था। शाही उपाधि केसर किससे अद्भुत थी किससे अद्भुत थी कि शाही उपाधि केसर किससे उद्भूत थी। तो ये आपको उद्भूत थी किससे तो रोमन से उद्भूत थी। रोमन से आपको शाही उपाधि केसर जो थे वो रोमन से उद्भूत थी। मातृदेवी उमा का नाम देखिए मातृदेवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है। मातृदेवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है तो ये आपको कुषाण के सिक्कों पर मिलता है। पेरीप्लस के अनुसार देखिए पेरीप्लस के अनुसार आपको भारत में समुद्री यात्राएं किस माह में की जाती है। भारत में समुद्री यात्राएं किस माह में की जाती है तो ये आपको की जाती है जुलाई माह में आपको की जाती है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि बेसनगर देखिए बेसनगर स्तंभ अभिलेख में किसे भागवत कहा गया। बेसनगर स्तंभ अभिलेख में किसे भागवत कहा गया है तो बेसनगर अभिलेख में किसे भागवत कहा गया है। देखिए यहाँ पर जो आपको है कि बेसनगर अभिलेख में देखिए बेसनगर स्तंभ अभिलेख में किसे भागवत कहा गया है। किसे भागवत आपको कहा गया थी आपको कहा गया हेलियोडोरस को कहा गया है। अब हम देखिए क्या कि आगे कहा गया संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख क्या है। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख क्या है गिरनार का। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख क्या है गिरनार का आपको यहाँ पर है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया भागवत धर्म का पहला अभिलेख साक्ष्य मिलता है। भागवत धर्म का पहला अभिलेख साक्ष्य जो मिलता है भागवत धर्म का पहला अभिलेख साक्ष्य जो मिलता है आपको हेलियोडोरस के वेशनगर लेख से मिलता है। हेलियोडोरस के वेशनगर लेख से मिलता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए रोम से बनी वस्तुओं में कौन सी एक भारत में प्रचुर मात्रा मिली है। तो रोम से बनी वस्तुओं में कौन सी एक भारत में प्रचुर मात्राओं को मिली है। तो रोम से बनी वस्तुओं में कौन सी एक भारत में प्रचुर मात्रा आपको मिली है तो ये आपको मिली है सिक्के प्रचुर मात्रा मिली है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा किस ग्रंथ में देखिए किस ग्रंथ में पश्चिम एशिया से मोरों के निर्यात का उल्लेख है। किस ग्रंथ में पश्चिम एशिया से मोरों के निर्यात का उल्लेख है तो बाबेरू जातक में ऐसा उल्लेख आपको किया गया है। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चढ़ाए थे। हिंद यवन ने आपको स्वर्ण सिक्के भारत में सर्वप्रथम चढ़ाए थे। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चढ़ाए। चतुर्भुजी विष्णु के जो सिक्के हैं वो आपको हुविक्स ने चढ़ाया था। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चढ़ाया था आपको
हुविक्स ने चलाए थे। फिर देखिए नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की? नागार्जुन ने आपको किस संप्रदाय की स्थापना की? तो नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की? नागार्जुन आपके यहाँ पर माध्यमिक नागार्जुन आपको माध्यमिक, यहाँ देखिए नागार्जुन ने आपको क्या की? माध्यमिक संप्रदाय की स्थापना की। नागार्जुन आपको माध्यमिक संप्रदाय की स्थापना की। उसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया नागार्जुन ने माध्यमिक संप्रदाय की स्थापना की। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्कों का प्रचलन क्या था? कनफ्यूज द्वितीय ने किया था। देखिए नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्कों का प्रचलन क्या था? नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्कों का प्रचलन क्या था? कडफिसस द्वितीय ने किया था। कडफिसस द्वितीय ने किया था। फिर देखिए कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? कनिष्क का यहाँ जो कहा गया कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो आपको मिलती है किससे? तो ये आपको मिलती है दिव्यावदान से मिलती है। कनिष्क कालीन व्यापार देखिए कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? दिव्यावदान से मिलती है। उसके बाद आपको देखिए रोम बस्ती कहाँ मिली? रोम बस्ती कहाँ मिली? तो रोम बस्ती आपको अरिकमेडुम मिली है। तो रोम बस्ती आपको कहाँ मिली? अरिकमेडुम आपको मिली। फिर आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि सातवाहनों ने देखिए सातवाहन किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले? सातवाहनों किन धातुओं में अपने सिक्के ढाए थे? तो सीसा, तांबा, प्लेटिन और चांदी में ढाए थे। सातवाहनों ने आपको किन धातु में अपने सिक्के ढाए थे? आपको सीसा, तांबा, प्लेटिन और चांदी में ढाए थे। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या कि हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख है। हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख है कैसा? केवल वासुदेव अभिलेख है। केवल वासुदेव आपको यहाँ पर है। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर कहा गया कि सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक जो था वह गौतमीपुत्र सातकर्णी था। आगे यहाँ पर है क्या? आगे देखिए सातवाहन शासक कितने वर्षों तक चला? सातवाहन शासक कितने वर्षों तक चला? तो आपको 300 वर्षों तक आपको चला। कनिष्क का राजवेद था। कनिष्क का राजवेद कौन? कनिष्क का राजवेद आपको कौन था? तो आपको चरक था। वो आपको कौन था? तो चरक कनिष्क का राजवेद था। वह नृपति देखिए वह नृपति जिसने मध्य एशिया का शासन किया। वह नृपति जिसने मध्य एशिया तक शासन किया। वह नृपति जिसने मध्य एशिया तक शासन किया। मध्य एशिया तक आपको शासन किया समुद्रगुप्त ने किया। किसने किया? समुद्रगुप्त ने किया। वह नृपति जिसने मध्य एशिया तक शासन किया समुद्रगुप्त ने किया। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है 1 मिनट रुकिए। वह नृपति जिसने आपको 1 मिनट यहाँ पर जो था कनिष्क राजवेद आपको चरक था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि वह नृपति जिसने मध्य एशिया तक शासन किया ये कनिष्क था। कनिष्क वो नृपति था तो वो शासक था जिसने मध्य एशिया तक शासन किया। फिर आगे यहाँ पर कहा गया कि कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित? कनिष्क आपको महायान संप्रदाय से संबंधित था। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या कि ईसा की पहली शताब्दी में दक्षिण भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध की सूचना किस स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? किस स्थल की खुदाई से आपको प्राप्त होती है? आपको प्राप्त होती है अरिकमेडु से प्राप्त होती है। देखिए किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? किसके सिक्कों पर आपको संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? तो ये आपको अंकित है अरिकमेडु में। तो ये आपको अंकित है कहाँ पे? ये आपको अंकित है तो किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? तो ये आपको अंकित है हुविक्स के सिक्कों पर आपको संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है। फिर देखिए सातवाहनों के शासकीय भाषा जो थी वो क्या थी? वो प्राकृत थी। सातवाहनों की शासकीय भाषा जो थी वो आपको प्राकृत थी। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या? देखिए आगस्टक के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुई? आगस्टक के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त आपको कहाँ से प्राप्त हुई? आगस्टक के रोम के सिक्के कहाँ से आपको प्राप्त हुए? अरिकमेडु में प्राप्त हुए। आगस्टक के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुई? अरिकमेडु आपको प्राप्त हुई। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध? तक्षशिला आपको विद्या और अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध था और वाणिज्य और व्यापार के लिए प्रसिद्ध, मतलब सभी के लिए प्रसिद्ध था तक्षशिला। फिर देखिए रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन जो था वो कौन था? रुद्रदामन जो था वो शक राजा था। रुद्रदामन आपको शक राजा था। आगे यहाँ पर कहा गया प्लिनी। देखिए प्लिनी कौन था? प्लिनी जो था वो आपको कौन? यूनानी भूगोल विशेषज्ञ जो था वो प्लिनी था। यूनानी भूगोल विशेषज्ञ कौन था? आपको प्लिनी जो था यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था। फिर देखिए टॉलमी कौन था? यहाँ पर आगे कहा गया टॉलमी जो था वो कौन था? टॉलमी जो था वो भूगोल वेता था। टॉलमी आपको भूगोल वेता था।
चरक संहिता देखिए, चरक संहिता क्या है, चरक संहिता क्या है, चरक संहिता जो आपको चिकित्सा ग्रंथ है, चरक संहिता आपको चिकित्सा ग्रंथ है। भरहुत देखिए, भरहुत किसके लिए भरहुत किसके लिए प्रसिद्ध, भरहुत किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको कला स्थापत्य का आपको भरहुत प्रसिद्ध है। मीनंदर की देखिए, मीनंदर की राजधानी थी, मीनंदर की राजधानी क्या थी, मीनंदर की जो राजधानी थी वो आपको साकल थी, मीनंदर की राजधानी कहाँ थी, साकल थी। गांधार कला को कहा, गांधार कला को कहा जाता है, गांधार कला को कहा जाता है इंडो ग्रीक कलाकार, गांधार कला को इंडो ग्रीक कला कहा जाता है। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे, कुषाण मूलतः आपको कहाँ के निवासी थे, चीन के निवासी थे। फिर आगे क्या कि इसमें कि कुषाण कुषाण कहाँ के निवासी थे, कुषाण को चीन के निवासी थे। उसके आपको यहाँ पर है क्या कि वह राजवंश जिसने हत्या कर सत्ता हत्या आई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ, वह राजवंश जिसने आपको हत्या करके किसी की हत्या करके सत्ता अपनाया, सत्ता हत्या आई और जिसका अंत भी आपको हत्या के द्वारा हुआ कौन था, तो वह आपको यहाँ पर शुंग था। कि वह कौन था, आपको शुंग वंश था। शुंग वंश ने किसी की हत्या करके सत्ता कब्जा किया और खुद शुंग वंश का भी अंतिम शासक हत्या करके किसी दूसरे शासक ने उसकी सत्ता कब्जा किया। अब आगे देखिए, भारत यूनानी शासकों में किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, हाँ, एक देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत के यूनानी शासकों में किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है, तो आपको है मीनांडर की। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है, तो आपको मीनांडर की आपको है। मनु स्मृति, यहाँ देखिए मनु स्मृति रचना किस वंश के शासनकाल, मनु स्मृति रचना किस वंश के शासनकाल में आपको हुई, तो आपको सातवाहन वंश के शासनकाल में आपको हुई। वह देखिए, वह नरेश जिसने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया, वह नरेश जिसने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया था, वो आपको कौन था, तो वो आपको कनिष्क था। कनिष्क ने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया गांधार का समन नगर, देखिए गांधार का समन नगर कैसा था, गांधार का समन नगर जो आपको था जो था वह बामियान था। गांधार का समन नगर जो था आपको बामियान था। हाथी गुफा अभिलेख है, देखिए हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है, तो आपको खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। देखिए अश्वघोष किसके समकालीन, अश्वघोष किसका समकालीन था, अश्वघोष आपको किसका समकालीन था या किसके समकालीन था, अश्वघोष जो आपको यहाँ पर है वो कनिष्क के समकालीन था। फिर देखिए श्रेणी क्या, देखिए यहाँ पर कहा कि श्रेणी क्या थे, श्रेणी आपको आर्थिक निगम थे, श्रेणी क्या थे, आर्थिक निगम थे। मिलिंद प्रणव क्या, एक मिलिंद प्रणव एक क्या था, मिलिंद प्रणव क्या था, एक मिलिंद प्रणव एक पाली ग्रंथ है, मिलिंद प्रणव एक पाली ग्रंथ है। दूसरे यहाँ पे पूर्व गुप्त युग में रोम भारत से मुख्य रूप से आयात कर रहा था। देखिए पूर्व गुप्त युग में रोम भारत से मुख्य रूप से आयात कर रहा था, देखिए आयात कर रहा था। यहाँ देखिए क्या कि इसमें ये कहा गया पूर्व गुप्त युग में रोम भारत से मुख्य द्वार से आयात कर रहा था विलासिता की सामग्री, क्या आयात कर, वो विलासिता की सामग्री आयात कर रहा था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया किस शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है, किस शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है, तो आपको माना जाता है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। किस शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है, पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। फिर देखिए कुषाण काल में किन देशों, कुषाण काल में किस शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला माना जाता है, तो आपको पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। फिर देखो कुषाण काल में किन देशों से भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था, आपको था रोमन साम्राज्य। कुषाण काल में किन देशों से भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था, तो रोमन साम्राज्य संबंध था। पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी का लेखक था, पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी का जो लेखक था वो आपको था कौन, एक अज्ञात यूनानी लेखक आपको था। पेरिप्लस ऑफ एथियन सी का लेखक एक अज्ञात यूनानी लेखक था। फिर आगे यहाँ पर कहा कनिष्क क्या थे, कनिष्क अंतिम बौद्ध सम्मेलन, देखिए कनिष्क जो थे अंतिम बौद्ध सम्मेलन, कनिष्क अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया। फिर आपको प्लिनी ने किसका वर्णन किया, प्लिनी आपको चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन, प्लिनी ने किसका वर्णन किया, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया है। अब आगे यहाँ पर क्या कि अश्वघोष ने रचना की, अश्वघोष ने किसकी रचना की, देखिए यहाँ पर क्या कि अश्वघोष ने किसकी, देखिए अश्वघोष ने आपको बुद्ध सहित की रचना की, अश्वघोष ने आपको बुद्ध सहित रचना की। फिर आपको देखिए बेसनगर में गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित किया, बेसनगर में गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित किया, हेलियोडोरस ने स्थापित किया। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित किया, हेलियोडोरस ने स्थापित किया। देखिए यहाँ पर क्या कि जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची इसके रचयिता कौन थे, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाले ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन थे, तो वज्र सूची रचयिता आपको अश्वघोष थे, कौन थे, तो आपके यहाँ पर अश्वघोष थे। फिर देखिए यहाँ पर क्या कुषाणों का
यानी कि कुषाणों का काल धर्म, देखिए कुषाणों का काल धर्म साहित्य, देखिए कुषाणों का काल धर्म साहित्य कला था, विदेशी व्यापार था, संबंधों महत्वपूर्ण विकास का प्रत्यक्षदर्शी है, विकास का प्रत्यक्षदर्शी है। इस कथन के प्रकाश निम्न में से कौन सा एक युग कुषाण काल से संबंध नहीं है? इसमें कौन सा आपको संबंध नहीं है? तो आपको यहाँ पर नागसेन मिलिंद पर्व का जो युग था वो संबंध नहीं है। देखिए कुषाण का काल धर्म साहित्य कला था, विदेशी व्यापार था, संबंधों महत्वपूर्ण विकास का प्रत्यक्षदर्शी है। इस कथन के प्रकाश में से कौन एक युग कुषाण काल संबंध नहीं? तो नागसेन और मिलिंद पर्व का जो आपको है संबंध ये सही नहीं है, ये गलत है। अर्थात महायान और बौद्ध मत, महायान जो बौद्ध मत था वो आपको गांधार काल ये सही है। चरक संहिता आपको नागार्जुन के समय आपको चरक संहिता के समय आपको नागार्जुन से, ये भी आपको सही है। उत्तर पश्चिम रेशम मार्ग से आपको कश्यप मातंग है, ये भी सही है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि इसी में कि बौद्ध साहित्य में मिलिंद पर्व ऐसी प्रस्तुति के रूप में मिलती है जिसके देखिए जिसके दो प्रमुख चरित्र हैं नागसेन तथा, जिसके दो प्रमुख नागसेन तथा मीनांडर। बौद्ध साहित्य में मिलिंद पर्व ऐसी प्रस्तुति के रूप में मिलती है जिसके दो प्रमुख चरित्र नागसेन तथा मीनांडर आपको यहाँ पर है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित किया। सबसे पहले आपको यहाँ देखिए क्या विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत का तख्त ए बही अभिलेख हुआ, तख्त ए बही अभिलेख हुआ। फिर आपको शक संवत का प्रारंभ हुआ, फिर आपको रुद्र दामन का जूनागढ़ पर शिला अभिलेख हुआ, रुद्र दामन का जूना शिला अभिलेख हुआ। अब यहाँ देखिए क्या कि कुषाण राजाओं ने, देखिए कुषाण राजाओं ने यहाँ देखिए कुषाण राजाओं ने आपको देवपुत्र कुषाण जैसी पदवियाँ थी। कुषाण राजाओं ने देवपुत्र कुषाण जैसी पदवियाँ थी। कनिष्क के पूर्ववर्ती राजाओं ने भी सर्वलोक ईश्वर, देखिए सर्वलोक ईश्वर महेश्वर जैसी पदवियाँ धारण की। यह दर्शाता है कुषाण राजा देवी राजतंत्र में विश्वास रखते थे। अब देखिए प्राचीन भारत निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। तो ये आपको यहाँ पर हो गया तगड़ा। तो प्राचीन भारत निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी जो तगड़ा था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया श्रवण बेलगोला गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? श्रवण बेलगोला गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? आपको चामुंड राय ने करवाया था। श्रवण बेलगोला गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय ने किया था। अब यहाँ पर देखिए क्या कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल प्रकट हुई थी? बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। आपके यहाँ देखिए क्या कि देखिए मौर्य के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज था। मौर्य के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज जो था वो सातवाहन था। अब यहाँ देखिए ईस्वी की देखिए ईस्वी की तीसरी शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आपको अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस पे? दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर निर्भर हो गए। फिर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था। भारत यूनानी राज को क्या था? यहाँ देखिए क्या है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था। भारत यूनानी राज जो था वह आपको बैक्टीरिया था। और फिर देखिए यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। क्योंकि आपको देखिए क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म का स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। अब देखिए फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए आपको क्या निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार में सदैव हरित स्थित चट्टान सिल्ट का प्रयोग माध्यम देखिए क्या प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार में सदैव हरित स्थित चट्टान सिल्ट का प्रयोग आपको माध्यम के रूप में होता था? तो ये आपको होता था तो ये आपको होता था गांधार मूर्तिकार आपको होता था। फिर पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो कहाँ से कहाँ तक समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो ये आपको यहाँ पर करता है लाल सागर से भारत तक करता है। अब यहाँ देखिए क्या है कि आगामी दो प्रश्न आपको वक्तव्य कथन ए आर दिए गए, निम्नलिखित कूट की सहायता से इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न 66 आपको यहाँ पर कहता है कि देखिए इसमें जो कहता है हिंद ग्रीक इतिहास की पुनर्रचना मूलतः सिक्कों
सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर की जाती है। ए हुआ कथन, ए हुआ। फिर आपको कारण आर कहते हैं हिंद ग्रीक शासकों के भारतीय संस्कृति में प्रमुख अवदान सिक्का ढलाई के क्षेत्र में था। हिंद ग्रीक शासकों के भारतीय संस्कृति में प्रमुख अवदान सिक्का ढलाई के क्षेत्र में था। तो अब ये जो आपके यहाँ पर होगा, मतलब ये आपको यहाँ पर होगा कि ए और आर दोनों से, मतलब हिंद ग्रीक इतिहास की पुनर्रचना मूलतः सिक्कों के साक्ष्य आधार पर की जाती है, ये भी सही है। और हिंद ग्रीक शासकों के भारतीय संस्कृति में प्रमुख अवदान सिक्का ढलाई के क्षेत्र में था, ये भी आपको सही, मतलब आर भी सही है, ए भी सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अब आगे यहाँ पर क्या कि कुषाणों का उद्गम मध्य एशिया में, कुषाणों का उद्गम आपको मध्य एशिया में है, यह भी सही है। और आर यहाँ पर कहता है क्या, देखिए वे यूची जनजाति के एक व्युत्पन्न थे, वे यूची जनजाति के एक व्युत्पन्न थे, यह भी आपको सही है, यह भी आपको सही, मतलब आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर आपको आगे इसमें देखिए अब दूसरा अध्याय प्रश्न उत्तर देखिए गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण, गुप्त काल में को पैठन की प्रसिद्धि का कारण था, गुप्त काल में को पैठन की प्रसिद्धि का जो कारण था वो था व्यापारिक मंडी था। गुप्त युग में आपको दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु उपलब्ध थी, गुप्त युग में आपको दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु उपलब्ध थी कोड़ियों में। देखिए गुप्त युग में आपको दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु उपलब्ध थी कौड़ियों में, आपको एक मिनट देखिए यहाँ पर कौड़ियों में उपलब्ध थी। फिर देखिए गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था वो आपको क्या था, तो ये आपको विशाल जलयान था। गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था वो विशाल जलयान था। वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहाँ से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे, वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहाँ से गुप्त युग में आपको जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे, वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहाँ से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे। तो ये आपको जो रवाना होते थे आपको होते थे ताम्रलिप्ति से आपको रवाना होते थे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में व्यवस्थापक मंडी थी, गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में व्यवस्थापक मंडी थी। तो व्यवस्थापक मंडी जो आपको थी पैठन थी, व्यवस्थापक मंडी आपको पैठन थी। गुप्त साम्राज्य के काल में सुदूर पश्चिम में व्यवस्थापक मंडी क्या थी, तो आपको पैठन थी। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या कि उसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए गुप्त समाज में धन के लेन देन के व्यवस्थापक थे, गुप्त समाज में धन के लेन देन के व्यवस्थापक थे, धन के लेन देन के व्यवस्थापक को श्रेणियाँ थी। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी था, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी था किसका, तो आर्यभट्ट निवासी था कुसुमपुर पटना का, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी था कुसुमपुर पटना का निवासी था। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या, चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया, चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है वो आपको फाहियान था। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है, तो किसके काल का आपको है, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है, तो आपको यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है, तो ये आपको गुप्त काल का है। आर्यभट्ट की रचना किसने की, आर्यभट्ट का जो आपको रचना था, आर्यभट्ट की रचना आपको किसने की, रोमन सिद्धांत ने की, आर्यभट्ट ने रचना की रोमन सिद्धांत की। अब आगे यहाँ पर देखिए प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है, प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर आपको घूमती है, आपको किसने पता लगाया था, तो ये आपको आर्यभट्ट ने यह पता लगाया था पृथ्वी धुरी पर घूमती है। फिर निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चढ़ाए, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चढ़ाए, तो चांदी के जो सिक्के आपको सर्वप्रथम आपको चढ़ाए तो आपको चढ़ाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय चलाए थे। और फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या कि मालव, देखिए आपको क्या कि मालव काल, देखिए यहाँ पर मालव आपको है मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न है, देखिए मालव काल गणना निम्नलिखित में यहाँ पर मानव होना चाहिए, मानव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न है, लेकिन आपको मालव लिखा गया, यहाँ पर मानव होना चाहिए, मानव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न है, किस संवत से आपको अभिन्न है, मतलब अलग है, तो विक्रम संवत से आपको अभिन्न है। गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया था, गुप्त काल में आपको चीन से भारत में आयात किया था, तो चीन से भारत में क्या आयात किया था, तो आपको रेशमी कपड़े आयात किया जाता था। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण थी, गुप्त काल कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था, गुप्त काल कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण को सामंतवाद का प्रारंभ था। कौन सा गुप्त वंशीय शासक स्वयुद्धों का विजेता माना जाता है, कौन सा गुप्त वंशीय शासक आपको स्वयुद्धों का विजेता माना जाता है, तो ये आपको माना जाता है समुद्रगुप्त आपको माना जाता है। देखिए कौन सा आपके यहाँ जो कहा गया, कौन सा आपको गुप्त वंशीय शासक स्वयुद्धों का विजेता माना जाता है, समुद्रगुप्त आपको माना जाता है। देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति का लेख, समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति का लेख है, समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति का लेख क्या है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति का लेख आपको हरिसेन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति का लेख क्या है, आपको हरिसेन है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कालिदास की रचना नहीं है, कालिदास की रचना नहीं है, कालिदास की जो रचना है वो नहीं है, तो आपको नहीं है क्या।
कालिदास की रचना नहीं, कादम्बरी जो है वो कालिदास की रचना नहीं, कादम्बरी जो है कालिदास की रचना नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया किस लेख में, देखिए किस लेख में आपको सती प्रथा घटना का उल्लेख है, किस लेख में आपको सती प्रथा घटना का उल्लेख है, तो किस लेख में आपको सती प्रथा घटना का उल्लेख है, एरन मध्य प्रदेश में आपको है। देखिए किस लेख में सती प्रथा घटना का उल्लेख है, एरन मध्य प्रदेश में आपको उल्लेख है। फिर देखिए भुक्ति क्या है, देखिए भुक्ति क्या है, देखिए भुक्ति क्या है, तो भुक्ति क्या थी, भुक्ति एक प्रशासनिक विभाग थी, भुक्ति एक प्रशासनिक विभाग थी। भुक्ति एक प्रशासनिक विभाग। देखिए देवगढ़ का मंदिर, देखिए देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है, देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है, देवगढ़ का मंदिर जो वो प्रतीक है किसका, तो गुप्त स्थापत का प्रतीक। देखिए देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है किसका, गुप्त स्थापत का प्रतीक है। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया क्या कि गणराज्यों के अंत के, देखिए गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था, गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था, समुद्रगुप्त उत्तरदायी था। गणराज्यों के अंत के कौन उत्तरदायी था, समुद्रगुप्त उत्तरदायी था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया विषय, देखिए विषय प्रशासन कौन सी इकाई थी, 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 जिला इकाई थी। विषय प्रशासन कौन सी इकाई थी, तो जिला इकाई थी। अजंता के समकालीन चित्र अंकित, अजंता के समकालीन चित्र अंकित है, तो अजंता के समकालीन चित्र अंकित है आपको बाघ अंकित, अजंता के समकालीन चित्र अंकित है, बाघ अंकित है। गुप्त काल में क्या, गुप्त काल में हुनों का आक्रमण हुआ था, गुप्त काल में हुनों का आक्रमण हुआ था। फिर देखिए आपको क्या इसके बाद देखिए गुप्त काल में क्या, गुप्त काल में आपको हुनों का आक्रमण हुआ था। फिर आगे देखिए आपके यहाँ पर है क्या कि भास्कर एक महान खगोलविद था, भास्कर एक महान खगोल विशेषज्ञ थे, भास्कर एक महान क्या थे, खगोल विशेषज्ञ थे। भास्कर एक महान खगोल विशेषज्ञ थे। फिर समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है। समुद्रगुप्त की यहाँ पर क्या है कि समुद्रगुप्त की, देखिए समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया, दक्षिण भारत की विजय को कहा गया क्या, दक्षिण भारत की विजय को आपको देखिए दक्षिण भारत की विजय को धर्म विजय कहा गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया, क्या कहा गया, तो आपको धर्म विजय कहा गया, धर्म विजय आपको कहा गया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा चंद्रगुप्त द्वितीय की, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख आपको है क्या, मेहरोड़ी स्तंभ लेख में, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख है मेहरोड़ी स्तंभ लेख में आपको है, मेहरोड़ी स्तंभ लेख में आपको यहाँ पे है। फिर देखिए गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल, देखिए गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री क्या था, आर्यभट्ट था, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री क्या था, आर्यभट्ट था। गुप्तकालीन चित्रकला का, देखिए गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है क्या, तो आपको अजंता में, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है क्या, अजंता में आपको मिलता है। फिर देखिए तर्कशास्त्र के प्रणेता थे, तर्कशास्त्र के प्रणेता थे कौन, तर्कशास्त्र के जो प्रणेता थे वो आपको थे शंकराचार्य थे। तर्कशास्त्र के प्रणेता कौन थे, शंकराचार्य थे। फिर देखिए कौन गुप्त शासक गायक और कवि थे, कौन गुप्त शासक आपको गायक और कवि थे, तो वो आपको समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त जो थे वो गायक और कवि थे, समुद्रगुप्त जो थे वो गायक और कवि थे। गुप्त काल कहाँ पाई जाती है, गुप्त काल कहाँ पाई जाती है, गुप्त काल कहाँ पाई जाती है, गुप्त काल आपको पाई जाती है उज्जैन में, गुप्त काल आपको पाई जाती है। फायन किसके शासन के, फायन किसके शासन काल में भारत, फायन आपको चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में भारत आया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा था, भारत का जो नेपोलियन वो किसे कहा था, भारत का नेपोलियन आपको, भारत का नेपोलियन किसे कहा था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्न से किससे, देखिए निम्न से किससे तत्कालीन प्रशासन भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है, निम्न में से किससे तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है, तो आपको प्रकाश जो पड़ता है ये आपको पड़ता है मिर्च कट्टिका में तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। आपको आगे यहाँ पे कहा गया कि भारत में हुन सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में, भारत में हुन सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, भारत में हुन सत्ता की स्थापना जो किसके नेतृत्व में आपको हुई थी, तो ये आपको हुई थी तोड़मान, देखिए क्या कि तोड़मान के नेतृत्व में आपको हुई थी। कुमार देवी ने धर्मचक्र, देखिए कुमार देवी ने आपको धर्मचक्र जिन विहार कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनाया था, कुमार देवी आपको धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था, तो कहाँ बनवाया था, ये आपको बनवाया था सारनाथ में। कुमार देव ने आपको धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था, तो सारनाथ बनवाया था। गुप्त प्रशासन, देखिए गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलीन पदाधिकारी से तात्पर्य, देखिए गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलीन पदाधिकारी से तात्पर्य है, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलीन पदाधिकारी से तात्पर्य है क्या, मुख्य शिल्पी था, देखिए गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलीन पदाधिकारी से तात्पर्य था, मुख्य शिल्पी था। गुप्त प्रशासन को प्रथम कुलीन पदाधिकारी से तात्पर्य था, मुख्य शिल्पी आपके यहाँ पर इसका तात्पर्य था। अब आगे यहाँ पर कहा गया, आगे यहाँ पर है हाँ गुप्त, देखिए गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना था, गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना था, गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना है, तो गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को आपको दिनार के नाम से जाना है। फिर किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है, किसके स्वर्ण सिक्के में आपको हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये आपको स्कंदगुप्त के। किसके स्वर्ण सिक्के में आपको हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो स्कंदगुप्त के सिक्के में आपको हीन धातु प्रभाव सर्वाधिक है।
फिर आपको आगे यहाँ पर कला में देखिए, कला में विष्णु का कौन सा, देखिए कला में विष्णु का कौन सा अवतार पृथ्वी को उद्धार करते हुए अंकित है। कला में विष्णु का कौन सा अवतार पृथ्वी को उद्धार करते हुए, कला में विष्णु का कौन सा अवतार पृथ्वी को उद्धार करते हुए आपको अंकित है, पृथ्वी को उद्धार करते हुए आपको अंकित है, तो ये आपको अंकित है वराह का। तो कला में विष्णु का कौन सा अवतार पृथ्वी को उद्धार करते हुए अंकित है, तो वराह का आपके यहाँ पर। शक एवं गुप्त देखिए शक एवं गुप्त संवतों के बीच कितना अंतर, शक एवं गुप्त संवतों के बीच कितना अंतर है, तो आपको 242 वर्ष का अंतर है। शक एवं गुप्त संवतों के बीच कितना अंतर, 242 वर्षों का आपको अंतर है। देखिए वह श्रेणी, देखिए वह श्रेणी जो कुमारगुप्त, वह श्रेणी जो कुमारगुप्त के काल में वह श्रेणी जो कुमारगुप्त के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गए थे, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी। देखिए यहाँ पर किस वस्तु के व्यापार में आपको संलग्न थी, तो आपको पट्ट वस्त्र, देखिए पट्ट वस्त्र के व्यापार में संलग्न थी। देखिए वह श्रेणी जो कुमारगुप्त के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गए थे, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी, तो पट्ट वस्त्र के व्यापार में आपको संलग्न थी। फिर आप आगे यहाँ पर है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस कारण परिचित हुए, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के आपको किस कारण परिचित हुए थे, तो सबसे ज़्यादा आपको सोने के जो सिक्के तो आपको गुप्त काल में परिचित हुए थे। किस बंदरगाह से गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार होता था, किस बंदरगाह से गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार होता था, किस बंदरगाह से आपको गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार होता था, तो ये आपको जो होता था, ये आपको जो होता था ताम्र, आपको क्या किस बंदरगाह से, ताम्र, देखिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से आपको ताम्रलिप्ति बंदरगाह से सर्वाधिक आपको गुप्त काल में व्यापार होता था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से सर्वाधिक गुप्त काल में व्यापार होता था। फिर गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा, गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसकी पूजा होती थी, गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसकी पूजा होती थी, तो आपको पूजा जो होती थी आपको विष्णु और शिव की पूजा होती थी। भूमि छिद्र, देखिए भूमि छिद्र न्याय, भूमि छिद्र न्याय क्या, भूमि छिद्र न्याय क्या है, भूमि छिद्र न्याय जो आपका है वह भूमि पर सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार, भूमि छिद्र न्याय जो आपका भूमि पर सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार है, इसी भूमि छिद्र न्याय कहते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि आगे यहाँ पर आपको है कि गुप्तकालीन समाज, देखिए गुप्तकालीन समाज में ह्रास, गुप्तकालीन समाज में ह्रास के कारण थे, गुप्तकालीन समाज में ह्रास के कारण क्या थे, तो आपको जातियों की संख्या बढ़ जाना। निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए, निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए, तो ये आपको नहीं बनाए गए हैं। नालंदा में गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, जबकि देवगढ़ भित्री और भीतर गाँव, जबकि देवगढ़ भित्री और भीतर गाँव में आपको गुप्तकालीन मंदिर आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पर है सुदर्शन जिले के यहाँ क्या कि सुदर्शन जिले में देखिए सुदर्शन जिले के बारे में किसके अभिलेख में वर्णन है, सुदर्शन जिले के बारे में किसके अभिलेख में वर्णन है, तो सुदर्शन जिले के बारे में किसके अभिलेख में वर्णन है, तो आपको रुद्रदामन अभिलेख में आपको वर्णन है। फिर देखिए प्रशासन के प्रसंग में नागर श्रेष्ठी एवं सातवां का उल्लेख किस गुप्त अभिलेख में हुआ है, किस गुप्त अभिलेख में आपको हुआ है, तो ये आपको जो हुआ है पुंडवर्धन, देखिए पुंडवर्धन आपके यहाँ पुंडवर्धन आपको है। तो देखिए आपके यहाँ जो कहा प्रशासन के प्रसंग में, देखिए प्रशासन के प्रसंग आपको नागर श्रेष्ठी एवं सातवां का उल्लेख किस गुप्त अभिलेख में आपको हुआ है, तो आपको पुंडवर्धन में आपको हुआ है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए गांधीको ने सिक्के चलाए, इसका प्रयोग कहाँ से प्राप्त होता है, गांधीको ने आपको सिक्के चलाए इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, गांधीको ने आपको सिक्के चलाए इसका प्रमाण जो आपको प्राप्त होता है वो कौशाम्बी से प्राप्त, गांधीको ने सिक्के चलाए इसका प्रमाण कौशाम्बी से प्राप्त होता है। गुप्त काल में को स्वर्ण, देखिए गुप्त काल में को स्वर्ण सिक्के हेतु प्रयुक्त दिनार शब्द किससे निष्पन्न है, गुप्त काल में स्वर्ण, देखिए गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के हेतु प्रयुक्त दिनार शब्द किससे निष्पन्न है, किससे आपको निष्पन्न है, तो ये आपको लेटिन में, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के हेतु प्रयुक्त दिनार शब्द किससे निष्पन्न है, तो आपको लेटिन से आपको है। देखिए यहाँ पर क्या फिर आगे यहाँ पर कहता है क्या कि स्त्री धन का प्रथम उत्तराधिकारी कौन, स्त्री धन का प्रथम उत्तराधिकारी था, स्त्री धन का प्रथम उत्तराधिकारी होता था, तो ये जो आपको होता था, ये आपको होता था क्या पुत्री, स्त्री धन का प्रथम उत्तराधिकारी होता था, पुत्री होता था। किसने यहाँ पे क्या इसमें देखिए आपको इसमें जो आपको कहा गया किसने देखिए आपको इसमें किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया, किसने आपको 4 अश्वमेध यज्ञ किया, किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था, ये आपको क्या था प्रवरसेन प्रथम ने आपको 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त कालीन, देखिए कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख किस श्रेणी का उल्लेख है, कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है, किस श्रेणी का आपको उल्लेख है, तो ये आपको उल्लेख जो है यह कुछ तंतुवाय श्रेणी का आपको उल्लेख है। फिर देखिए कायस्थ, देखिए कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस शब्द में मिलता है, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो कायस्थ शब्द का उल्लेख जो आपको मिलता है ये आपको मुद्रा राक्षस में मिलता है, मुद्रा राक्षस में आपको कायस्थ शब्द का उल्लेख मिलता है। गंगा का उल्लेख किस ग्रंथ में, गंगा का उल्लेख आपको किस ग्रंथ में, गंगा का जो उल्लेख है वो आपको गंगधर लेख में आपको है। गुप्त नरेशों द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था, गुप्त नरेशों द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था, उसे आपको किस नाम से जाना जाता था, उसे अग्रहार के नाम में जाना जाता था।
देखिए आपके आज से देखिए आप क्या है कि अक्षय नीवी देखिए अक्षय नीवी क्या थी? अक्षय नीवी क्या थी? अक्षय नीवी जो था आपको तो न्यास थी। अक्षय नीवी जो थी कि वो क्या थी? एक न्यास थी। अक्षय नीवी क्या थी? अक्षय नीवी एक न्यास थी। फिर आपको देखिए आगे यहाँ पर है अक्षय नीवी क्या थी? अक्षय नीवी एक आपको न्यास थी। आगे यहाँ पर कहा गया इटोस देखिए इटोस निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है। इटोस निर्मित देखिए इटोस निर्मित गुप्तकालीन मंदिर इटोस निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कौन सी है? तो आपको इटोस निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है तो कानपुर में आपको है। फिर देखिए गुप्तकालीन स्वर्ण देखिए गुप्तकालीन स्वर्ण एवं रजत गुप्तकालीन स्वर्ण एवं रजत सिक्के सिक्के मूलतः निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर आधारित है? गुप्तकालीन स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर आधारित है? किसके सिक्कों पर आधारित है? तो आपका आधारित है कुषाण और शक छत्र पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राचीन भारत में भूमि मापन के निर्देशन के लिए होता था? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आपको प्राचीन भारत में भूमि माप के निर्देशन के लिए होता था? तो ये आपको होता था ये आपको होता था नाल। देखिए नाल का होता था आपको नाल कुल्यवाप और निवर्तन का कुलिवाप और निवर्तन का प्रयोग होता था। देखिए महापच महा महा देखिए महाचपटलिक निम्नांकित का प्रभारी अधिकारी था। तो ये आपको किसका प्रभारी अधिकारी था? तो ये आपको लेखा का था। किसका था? लेखा का था। गुप्त काल में पूर्वी भारत में ग्रामीण काश्तकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? तो ये आपको प्रयुक्त होता है किसके लिए? आपको प्रयुक्त होता है कुटुम्बिन और भौगोलिक के लिए था। गुप्त काल में पूर्वी भारत में ग्रामीण काश्तकारों के निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग होता है? तो आपको क्या तो कुटुम्बिन देखिए आप कुटुम्बिन और भौगोलिक के लिए किस स्तर के साथ यहाँ पे क्या किस स्तर के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठतम संबंध था? किस स्तर के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठतम संबंध था? तो भारत का घनिष्ठतम संबंध जो आपको था वो दक्षिण पूर्वी एशिया में था। दक्षिण पूर्व एशिया में आपको था। फिर गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य था भूमि कर से। किसमें? तो भूमि कर से आपको था। फिर आपको आगे आपको अपने वृत्तांत में फायान उल्लेख नहीं करता है किसका? दंड न्याय की कठोरता का उल्लेख नहीं करता है। फिर देखिए क्या है कि ब्रह्मादेश शब्द प्रथम बार कहाँ मिलता है? ब्रह्मादेश शब्द प्रथम बार कहाँ मिलता है? तो ब्रह्मादेश शब्द प्रथम बार कहाँ मिलता है? गुप्त पूर्व अभिलेखों में आपको मिलता है। फिर आपको देखिए अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा गुफा को महाराष्ट्र में आपको है। किसके सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक थी? किसके सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा सबसे अधिक थी? तो आपको ये आपको थी आपको अस्कनगुप्त के सोने के सिक्कों में मिलावट की मात्रा बहुत ही अधिक थी। आगे यहाँ पर देखिए क्या कि फायान के भात यात्रा के निम्नलिखित में से कौन सा लगभग उजरी अवस्था में था? तो निम्नलिखित कौन सा आपको लगभग उजरी हुई अवस्था में था? तो आपको मथुरा लगभग उजरी हुई अवस्था में था। फायान जब भाता है तब मथुरा लगभग उजरी हुई अवस्था में था। अभी हम देखिए इसमें जो कहा देखिए कपिल वस्त्रों को थे एक गलती हो यहाँ देखिए फायान के भात यात्रा के निम्नलिखित में से कौन सा जो था उजरी अवस्था में था? देखिए कपिल वस्त्र कुशीनगर जो था लगभग उजरी हुई अवस्था में था जब फायन भारत आया था। अब आगे देखिए पूर्वकालीन अभिलेखों में एक वर्ग के सिक्कों के लिए द्रम शब्द किस भाषा से निष्पन्न है? द्रम शब्द आपको किस भाषा से निष्पन्न है? तो ये आपको द्रम शब्द जो आपको है वो आपको किस भाषा से निष्पन्न है? आपको यूनानी भाषा से निष्पन्न है। अब यहाँ देखिए क्या निम्नलिखित में कौन सा एक आपको सही सुमेलित नहीं है? तो वृत्त संहिता का संबंध आपको आर्यभट्ट से सही सुमेलित नहीं है। बुध सहित का संबंध आपको अश्वघोष से ये सही संबंध है। मिर्च कटिक का संबंध आपको शूद्रक से ये भी सही है। और मुद्रा अक्षर का संबंध आपको विशाख दत्त से ये भी सही है। अब आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक अभिलेख लकुलिस पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? तो ये आपको डालता है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख आपको डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख आपको लकुलिस पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख पर आपको डालता है। फिर आपको देखिए समुद्रगुप्त। अब यहाँ देखिए क्या है कि इसमें जो कहा गया कि आपको यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख आपको जो है वह लकुलिस पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है। फिर देखिए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जिसमें कामरूप का उल्लेख एक सीमावर्ती राज्य के रूप में है अंकित करती है कि
अंकित करती है कि कामरूप के राजा द्वारा सम्राट को व्यक्तिगत सम्मान अर्पित किया गया था। कामरूप के राजा द्वारा सम्राट को व्यक्तिगत सम्मान अर्पित किया गया था। कामरूप का राजा उसको मतलब सम्राट को हर प्रकार के कर अदा करता था। अब आगे हम देखिए क्या गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। गुप्त काल में लिखित इस संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। बोलते हैं प्राकृत भाषा में। किस भाषा को बोलते हैं? प्राकृत भाषा में बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया आगे देखिए शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। फिर देखिए आगामी 2 प्रश्न जो कथन के साथ आपको दिया गया उसको देखिए यहाँ पर क्या पहला कथन देखिए आपको कथन ये यहाँ देखिए जो कहा प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। फिर देखिए क्या गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो ये कथन ये है कि प्राचीन भारत में आपको सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। देखा जा सकता है, ये भी सही है। मतलब आर यहाँ पर कहता है क्या गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का विस्तार पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये भी सही। लेकिन आपको आर जो है वो एक की व्याख्या नहीं करता है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है गुप्त काल से लेकर देखिए यहाँ पर क्या गुप्त काल से लेकर आगे देखिए गुप्त काल से लेकर आगे तक स्वतंत्र रूप से निर्मित मंदिर भारतीय स्थापत्य का एक लक्षण बन गए थे। गुप्त काल से लेकर आगे तक आपको आगे तक स्वतंत्र रूप से निर्मित मंदिर भारतीय स्थापत्य का एक लक्षण बन गए थे। भारतीय स्थापत्य एक लक्षण बन गए थे, ये है। अब आर यहाँ कहता है क्या मूर्ति पूजा का विकास इस कार्यक्रम का एक प्रमुख चिन्ह था। मूर्ति पूजा का विकास इस कार्य का एक प्रमुख चिन्ह था। ये आपको क्या है? ए और आर दोनों सही और आर ए का स्पष्टीकरण भी है। देखिए मूर्ति पूजा का विकास इस कार्य का प्रमुख चिन्ह बन गया, ये भी सही है। और मतलब ये आर जो है वो आपको एक व्याख्या गुप्त काल से लेकर आगे तक स्वतंत्र रूप से निर्मित मंदिर भारतीय स्थापत्य का एक लक्षण बन गए थे, इसकी व्याख्या करता है। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या गुप्त काल उत्तर देखिए गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? किस एक पतन से आपको संचालित होता था? तो आपको होता था भरूच से संचालित होता था। गुप्त शासकों द्वारा आपको जारी किए गए चांदी के सिक्के कहा गुप्त शासकों द्वारा आपको जारी किए गए चांदी के सिक्के कहा थे, तो ये आपको कहा रूपक। देखिए गुप्त शासकों द्वारा आपको जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे वो क्या कहते? वो आपको रूपक कहते थे। वो क्या रूपक कहलाते थे? फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया सूची वन देखिए सूची देखिए आपको क्या कि इसमें आपको कहा गया इसको देखिए आपको क्या एक बार फिर से आपको देखिए गुप्त काल द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहा थे। चांदी के सिक्के क्या कहते थे? वो आपको रूपक कहते थे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया सूची वन को समित करिए। सूची वन आपको यहाँ पर ग्रंथकार है, सूची 2 में आपको मूल ग्रंथ है। इसमें आपको यहाँ पर कहा गया देखिए यहाँ पर क्या कि बड़ा मीर का जो संबंध है वो आपको वृत्त संहिता का संबंध आपको वृत्त संहिता से है। और आपको विशाख दत्त का संबंध आपको देवीचंद गुप्तम से है। और आपको यहाँ पर क्या कि शूद्र का संबंध आपको मृष कटिकम से है। और विलहन का संबंध आपको किससे? विलहन का संबंध आपको विक्रमादेव चरित्र से है। विलहन का संबंध आपको विक्रमादेव चरित्र से आपको है। फिर आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निम्नलिखित कौन? इसमें आपको जो कहा उसको देखिए इसमें से कौन आपको निगम था? तो आपको देखिए मणिग्राम था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम आपको इसका निगम था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि सूची वन को देखिए मिलान कीजिए। इसमें आपको ये कहा गया कि विशाख दत्त नाटक लिखा था। फिर आपको यहाँ देखिए नाटक फिर आपको विशाख दत्त एक नाटककार थे। उसके देखिए वराहमिर की बात यहाँ पर की गई है। वराहमिर क्या था? देखिए वराहमिर जो था वराहमिर एक खगोल वैज्ञानिक थे। और उसके बाद क्या चरक जो थे चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त क्या थे? और ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे। चरक एक चिकित्सक थे। वराहमिर आपको खगोल विज्ञानी थे। और विशाख दत्त का नाटक से था। अब फिर आपको यहाँ आपको कहा गया इसका मिलान की सूची 1 में आपको संवत्सर दिया गया और सूची 2 में किस समय से गणना होता है उसका यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आपको इसमें आपको जो दिया गया वो आपको देखिए क्या कि विक्रम संवत्सर का जो संबंध है वो आपको हो गया 58 ईस्वी पूर्व से। विक्रम संवत्सर का जो संबंध है आपको 58 ईस्वी पूर्व संबंध है। और शक संवत्सर देखिए आपको शक संवत्सर का जो संबंध है वो आपको 78 ईस्वी से आपको है। और गुप्त संवत्सर देखिए और गुप्त संवत्सर का जो संबंध है गुप्त संवत्सर का जो समय वो 320 ईस्वी से है। और कली संवत्सर का जो संबंध है वो आपको 3102 ईस्वी से आपको है। मतलब विक्रम संवत का समय आपको 58 ईस्वी पूर्व से है। शक संवत्सर का संबंध आपको 78 ईस्वी से है। और गुप्त संवत्सर का समय आपको 320 ईस्वी से है। और आपको कली संवत्सर का संबंध आपको 3102 ईस्वी से है।
फिर देखिए आपको यहाँ पर कहता है कि किस अभिलेख में यहाँ पर क्या किस अभिलेख में आपको किस अभिलेख में यहाँ पर जो कहा गया किस अभिलेख आपको किस अभिलेख में को वाह हेलिको का उल्लेख मिलता है, किस अभिलेख में को वाह हेलिको का उल्लेख मिलता है, तो मेहरोड़ी स्तंभ अभिलेख में, मेहरोड़ी स्तंभ अभिलेख में आपको वाह हेलिको का उल्लेख मिलता है। फिर गुप्तों के पतंग उपरांत अधोलिखित में कौन सा नगर उत्तरी भारत के राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बना। गुप्तों के पतंग के उपरांत अधोलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी भारत के राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बना, उत्तरी भारत राजनीतिक परिदृश्य का आपको केंद्र बना, तो ये आपको बना क्या, ये आपको कन्नौज बना। गुप्तों के पतंग के उपरांत अधोलिखित में कौन सा नगर उत्तरी भारत की राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बना था, तो कन्नौज यहाँ पर आपको बना था। क्या बना था आपको, कन्नौज आपको बना था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा संवत आपको गुप्त संवत से अभिन्न था, निम्नलिखित में से कौन सा संवत आपको गुप्त संवत से अभिन्न था। गुप्त संवत से आपको अभिन्न था वल्लभी संवत, वल्लभी संवत आपको था, वल्लभी संवत आपको था। निम्नलिखित में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी, निम्नलिखित में से किसके सोने के सिक्के निम्नलिखित में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी, वजन में सबसे अधिक भारी है, तो वो आपको भारी है क्या, स्कंदगुप्त के हैं। निम्नलिखित में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी है, तो आपको स्कंदगुप्त के सोने के सिक्के सबसे अधिक वजन भारी है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राजकाल में हुनों के आक्रमण का उल्लेख है, तो हुनों के आक्रमण का उल्लेख किस आपको अभिलेख में आपको यहाँ पर है, तो वह भीतरी अभिलेख में आपको यहाँ पर है। गुप्त काल में सात वाव की किसे, गुप्त काल को सात वाव किसे कहा जाता था, गुप्त काल को सात वाव किसे कहा जाता था, तो गुप्त काल को सात वाव जो कहा जाता था वो आपको व्यापारिक कारवां प्रमुख को कहा जाता था, सात वाव कहा जाता था। निम्नलिखित आपका आगे निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था। निम्नलिखित गुप्त शासकों में आपको परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था, वो आपको जो था वो आपको यहाँ पर था चंद्रगुप्त द्वितीय था। फिर समुद्रगुप्त का पुत्र था, समुद्रगुप्त का जो पुत्र था वो आपको चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था, समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र, समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का, समुद्रगुप्त जो था चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, अब यहाँ देखिए क्या इसमें जो खास बात उसके बाद, तो ये आपको देखिए गुप्त उत्तर काल का जो क्वेश्चन सर देखिए यहाँ पर चैप्टर 11 का हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व का आधार था, हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व का जो आधार था वह भूमि का आकार था। हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व का जो आधार था वो क्या था, भूमि का आकार था। भूमि का आकार ने भूमि का प्रकार था। हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व का आधार क्या था, हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व का जो आधार था वह भूमि का प्रकार था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया निम्न में कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। तो निम्न में कौन आपको नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी, तो आपको हुएनसांग था। हुएनसांग आपको नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। फिर देखिए त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी विजय हुआ, त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी विजय हुई, तो प्रतिहारों की त्रिकोणीय संघर्षों को प्रतिहारों की विजयी हुई। फिर देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष आपको चालुक्यों ने भाग नहीं, त्रिपक्षीय संघर्ष को चालुक्यों ने भाग नहीं लिया। फिर देखिए आपको पुलकेशिन द्वितीय, देखिए पुलकेशिन द्वितीय किसका समकालीन था, पुलकेशिन द्वितीय किसका समकालीन था, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो किसका समकालीन था, वह हुएनसांग का समकालीन था। पुलकेशिन द्वितीय जो था वो किसका समकालीन था, वह हुएनसांग का समकालीन था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया मामलपुरम जो था मामलपुरम देखिए मामलपुरम के रथ किस शैली के प्रतीक है, तो आपको प्रतीक है पल्लव शैली के प्रतीक है हर्ष। अब देखिए यहाँ पर क्या हर्ष ने चीन के साथ राजदूतों को विनिमय किया, विनिमय किया। हर्ष को पराजित किया किसने, हर्ष को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या कि मिहिर कुल कौन था, तो मिहिर कुल जो था आपको हुन था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया नरसिंह वर्मन प्रथम ने आपको पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। यहाँ देखिए एक पॉइंट में नरसिंह वर्मन प्रथम ने आपको किसको, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। फिर हम देखिए क्या वानभट्ट किसके दरबारी थे, तो वानभट्ट जो थे वह किसके दरबारी, वानभट्ट जो आपको थे वो आपको हर्षवर्धन के दरबारी थे। फिर आपको आगे देखिए पल्लवों के बारे में गलत कथन क्या है, पल्लवों के बारे में गलत कथन क्या है, तो पल्लवों के बारे में गलत कथन जो है वो आपको यहाँ पर क्या कि वह तंजावुर को राजधानी बनाई, इसलिए गलत कथन।
पल्लवों को हम बात करें उसने तंजावुर की राजधानी एक थे। अब देखिए सही क्या, पल्लव का जो सही है वो क्या है, उन्होंने चालुक्यों से युद्ध किया, पल्लव ने चालुक्यों से युद्ध किया, सही है। पल्लव ने आलवारों को संरक्षण दिया था, ये भी सही है। और पल्लव का संबंध आपको श्रीलंका से था, ये भी पल्लव का संपर्क आपको श्रीलंका से था, ये भी सही है। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए वातापी किसकी राजधानी थी, वातापी किसकी राजधानी थी, चालुक्य की राजधानी थी। 12 में आपको यहाँ देखिए क्या कि वातापी चालुक्य की राजधानी थी, वातापी आपको चालुक्य की राजधानी थी, वातापी आपको किसकी राजधानी थी, तो चालुक्य की राजधानी आपको थी। फिर रथ मंदिर बने थे पल्लवों के समय, रथ मंदिर बने थे क्या, पल्लवों के समय आपको रथ मंदिर बने थे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया हर्ष के समय की प्रमुख घटना है, हर्ष के समय की प्रमुख घटना क्या है, तो हर्ष के समय की प्रमुख घटना जो आपको कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मैत्री संबंध है। हर्ष के समय की प्रमुख घटना क्या है, तो हर्ष के समय की प्रमुख घटना क्या है, कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मैत्री संबंध आपको है, कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मैत्री संबंध आपको है। फिर देखिए क्या कि हुएनसांग किसके समय भारत है, हुएनसांग किसके समय आपको भारत आया था, तो हुएनसांग आपको हर्ष के समय भारत आया था, हुएनसांग आपको हर्ष के समय हुएनसांग जो था किसके समय भारत आया था, हर्ष के समय आपको भारत आया था। फिर देखिए क्या ऐहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन है, ऐहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन है, तो ऐहोल अभिलेख में आपको हर्ष पुलकेशिन द्वितीय युद्ध का वर्णन है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि हर्ष के विषय में कहाँ से उल्लेख मिलता है, हर्ष के विषय में आपको कहाँ से उल्लेख मिलता है, तो हर्ष के विषय में आपको बाणभट्ट से उल्लेख मिलता है। फिर देखिए आपको पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला राजा था, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला राजा कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला जो राजा था वो आपको नरसिंह था, अर्थात नरसिंह ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। देखिए नरसिंह ने आपको पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और पुलकेशिन हर्ष को हराया था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि पल्लव रथों, देखिए पल्लव रथों में से सबसे छोटा रथ है, पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ जो रथ है वो द्रौपदी रथ है, वो आपको द्रौपदी रथ है। मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी, मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी, वो आपको स्थापना की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। गुप्त उत्तरकालीन बंदरगाह, देखिए गुप्त उत्तरकालीन बंगाल में व्यापार होता था, ये व्यापार आपको होता था किस में, ये व्यापार आपको होता था कोरियों द्वारा आपको व्यापार होता था। किसने शूद्रों को कृषक कहा, तो आपको किसने कहा, तो ये आपको हुएनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा। फिर गुप्त उत्तरकालीन कर प्रणाली का सबसे असमान लक्षण था, गुप्त उत्तरकालीन कर प्रणाली का सबसे समान असमान लक्षण था, गुप्त उत्तर यहाँ पे क्या है, गुप्त उत्तरकालीन कर प्रणाली का सबसे असमान लक्षण था। सबसे असमान लक्षण क्या है, सबसे असमान लक्षण पूजा स्थल एवं तीर्थ पर कर एवं शुल्क, पूजा स्थल एवं तीर्थ कर एवं शुल्क। यहाँ देखिए गुप्त उत्तरकालीन कर प्रणाली का सबसे असमान लक्षण था, गुप्तकालीन कर प्रणाली का सबसे असमान लक्षण था, सबसे असमान लक्षण क्या था, पूजा स्थल एवं तीर्थ पर कर एवं शुल्क था। अब किस कारण भूमिदान की प्रक्रिया तीव्र हुई, आपको तीव्र हुई थी, तो ये आपको किस कारण को भूमिदान की प्रक्रिया आपको तीव्र हुई थी, तो आपको गुप्त उत्तरकाल में आपको तीव्र हुई थी। फिर आपको आगे देखिए हर्ष के काल में खेतों की सिंचाई, देखिए हर्ष के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र द्वारा होती थी, यह किसका कथन, हर्ष के काल में खेतों से आपको घंटी यंत्र द्वारा होती थी, यह किसका कथन, यह कथन आपको जो है वो आपको हुएनसांग का कथन है, आपको हुएनसांग का कथन है। फिर देखिए नालंदा बिहार का खर्च चलता था, नालंदा बिहार का जो खर्च चलता था वो आपको चलता था ग्राम दान से, नालंदा बिहार खर्च आपको ग्राम दान से चलता था। नालंदा देखिए फिर आपको देखिए गुप्त उत्तरकाल में भारत में आयात की प्रमुख मद थी, गुप्त उत्तरकाल में भारत में आयात की प्रमुख मद क्या थी, प्रमुख मद आपको आयात करने वाली प्रमुख चीज़ क्या थी, घोड़े आपको थी। फिर देखिए गुप्त उत्तरकाल में भूमि का स्वामित्व किसका था, गुप्त उत्तरकाल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था, तो भूमि का जो स्वामित्व था वो किसके हाथ में था, तो आपको ग्राम सभा के हाथ में था। अंत्यज में देखिए आपको क्या अंत्यज वर्ग में समाहित है, अंत्यज वर्ग में आपको समाहित है क्या, अंत्यज वर्ग में जो आपको समाहित है वो आपको समाहित है क्या, देखिए अंत्यज वर्ग में समाहित है, तो ये देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन है थोड़ा सा ये आपको मिट गया, ये आपको दिया यवन है और सबर है, तो इसमें आपको जो कहा यवन और सबर, इसमें आपको ये मिट गया, तो इसमें देखिए इसको छोड़ दीजिए। आपको आगे देखिए आप क्या बाद में इसको देखिए अंत्यज वर्ग। अब आगे हम देखते हैं 30 नंबर के भारत में नारियल की खेती, भारत में आपको नारियल की खेती प्रारंभ हुई, भारत में आपको नारियल की खेती को प्रारंभ हुई सातवाहन, देखिए किस में, सातवाहन काल में आपको हुई, तो भारत में आपको नारियल की खेती प्रारंभ हुई सातवाहन काल से आपको प्रारंभ हुई। अब उत्तर गुप्त काल में ब्राह्मण, देखिए उत्तर गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय किससे शुक्र आसान बना, देखिए अब उत्तर गुप्त काल में
31 की बात यहाँ देखिए ब्राह्मण उत्तर गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात उत्तर गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय किससे सुकर आसान बना। उत्तर गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय किससे सुकर या आसान बना, किससे सुकर या आसान बना, तो वो आपको बना था पुरोहित वर्ग को। देखिए पुरोहित उत्तर गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय किससे सुकर आसान बना था, तो आपको पुरोहित वर्ग को भूमिदान में बना था। उत्तर गुप्त काल में आपको ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय किससे सुकर या आसान बना, तो आपको पुरोहित वर्ग को भूमिदान बना था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया किस काल में देखिए किस काल में आपको जजमानी व्यवस्था कहलाने वाले एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हो गया। किस काल को जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हो गया, तो ये आपको प्रसार हुआ था उत्तर गुप्त काल में। देखिए किस काल को जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हो गया, उत्तर गुप्त काल में आपको हुआ था। किसने पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव और गौरव को वर्णन किया, किसने पाटलिपुत्र के खोए वैभव और गौरव को वर्णन किया, तो हुमायूं शाह ने किया था। किसने पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव और गौरव का वर्णन किया, तो हुमायूं शाह ने किया था। फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या कि निम्न में से किस शासन उच्चाधिकारियों को भरण पोषण हेतु भूमि अनुदान दिया। निम्न में से किस शासन उच्चाधिकारियों को भरण पोषण हेतु भूमि अनुदान दिया, तो आपको भूमि अनुदान दिया था। किसने दिया था, तो हर्षवर्धन ने आपको दिया था। निम्न में से क्या देखिए यहाँ पर क्या कि निम्न में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। निम्न में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर आपको पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, तो कैलाशनाथ मंदिर को कांची बनाया गया था। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए जो यहाँ है वो अनंत भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया, आपको कहा गया, तो ये आपको कहा गया था क्या, महाभारत में आपको कहा गया था। अब देखिए हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, आगे हम कहा गया क्या हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। और उसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए हर्ष के समय कुछ सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है, हर्ष के समय कुछ सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है, तो ये आपको निहित है किसकी, कलहन की पुस्तक में आपको निहित है। फिर देखिए पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख देखिए यहाँ पर जो कहा गया पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख आपको बादामी शिलालेख शक वर्ष 765 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो ये आपको वर्ष होगा 601 आपको होगा। यहाँ पर देखिए 601 आपको होगा। फिर यहाँ पर देखिए पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित होगा। 465 का दिनांकित यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। देखिए इसमें विक्रम संवत का जो डेट है उसको इसमें जोड़ देना होगा, तो जोड़ने के बाद 601 प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन है इस किताब का एंशिएंट हिस्ट्री का, इसका सभी अध्याय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम थोड़ी अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। इसके बचे जो थ्योरी वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।